जय हिंद विद्यार्थी लोग। आज आप सभी को पता चल गया होगा कि आज कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाने वाले हैं। आज बायोलॉजी पढ़ाने वाले हैं, वो भी 1 शॉट, ठीक ना। क्योंकि उसके बाद फिर क्वेश्चन आंसर करा देंगे। उसके बाद आज 1 शॉट में खत्म होने वाला कौन सा चैप्टर, बायोलॉजी। फिजिक्स खत्म कर दिया है, उसके बाद 1 शॉट में आज अब खत्म करेंगे बायोलॉजी, ठीक ना। उसके बाद क्वेश्चन आंसर जो भी रहेगा उसके साथ साथ करते रहेगा, क्वेश्चन डिस्कशन के साथ भी रहेगा। थ्योरी क्लास ये रहने वाला है, ठीक ना। इसी से ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव बनने वाला है। यदि यह क्लास अच्छा तरीका से देख लेते हैं और पढ़ लेते हैं तो आपका ऑब्जेक्टिव भी सब्जेक्टिव छूटेगा नहीं। लेकिन पहले 1 शॉट लेना जरूरी होता है, क्योंकि हर कंसेप्ट क्लियर हो जाता है 1 शॉट लेने के बाद, थ्योरी क्लास लेने के बाद। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक ना। देखो, उससे पहले आप सबको सरस्वती माँ को प्रणाम करके स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि एग्जाम नजदीक है, ठीक ना। चलिए, फर्स्ट चैप्टर है जय प्रक्रम। कहता है जय प्रक्रम क्या है, जय प्रक्रम क्या है, ठीक ना। जय प्रक्रम क्या है, आप सभी को पता होगा कि कौन सा चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जय प्रक्रम। जय प्रक्रम कहते हैं, जानते हैं सबसे पहले जय प्रक्रम क्या होता है। कहता है पोषण की वह विधि होता है, ठीक ना। वह विधि क्या चीज का, पोषण की वह विधि जिसमें जीव पोषक तत्वों को ग्रहण करने, अरे इसमें मिस्टेक है टाइपिंग के, यहाँ से पेन से यहाँ पे भी चेंज हो गया है। चलो अच्छा ठीक, चलो जानते हैं जय प्रक्रम किसे कहते हैं, ठीक ना। जय प्रक्रम किसे कहते हैं, कहता वे सारी क्रियाएं जिसके द्वारा जीवों का अनुरक्षक होता है, ठीक ना। जीवों को अनुरक्षक करने के लिए, जीवों का संरक्षण करने के लिए क्या होता है, जय प्रक्रम की जरूरत है। वही वे सारी क्रियाएं जिसके द्वारा जीवों का अनुरक्षक होता है उसे क्या कहते हैं, जय प्रक्रम। जैसे देखो, पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, परिवहन। परिवहन का कोई भी चीज को ढोना होता है, ठीक ना। और आप सभी को पता है कि सबसे पहले क्या होना चाहिए, पोषण होना चाहिए, खाना पीना होना चाहिए। उसके बाद क्या, श्वसन, ठीक है। उसके बाद उत्सर्जन, बाहर निकालने में कोई भी प्रक्रिया करता है, उत्सर्जन। फिर उसका परिवहन इत्यादि, ये सभी क्रियाएं क्या होता है, जय प्रक्रम के ही अंतर्गत है, ठीक ना। जानते हैं कि जय प्रक्रम तो पोषण किसे कहते हैं, जय प्रक्रम जान के आप जानते हैं पोषण किसे कहते हैं, ठीक ना। कहता वह विधि जिसमें जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं, ठीक ना। कहता है कि वह विधि जिसमें जीव पोषक तत्व जितने भी खाना पीना चीज होता है ना, उसको ग्रहण कर क्या करते हैं, हमसे उनका उपयोग करते हैं, उसे क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं, ठीक ना। जैसे मान लो कि अभी सीजन होता है ना, मान लो कि धान का, गेहूं का होता है, धान गेहूं का मान लो अपना लान के उसको उपयोग करके फिर अपना खाना पीना लेते हैं ना। वह कहता है कि वह विधि जिसमें क्या है, जीव पोषक तत्वों को ग्रहण करता है। पहले सबसे पहले ग्रहण करेगा, लाएगा, ढोएगा, बनाएगा, तब ना खाएगा। सबसे पहले क्या करना पड़ता है, ग्रहण, ठीक ना। तब उनका क्या करता है, उपयोग करता है, उसे हम क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं, ठीक ना। तो जीवों में पोषण मुख्यतः 2 विधियों द्वारा आता है। पोषण में, जीवों में पोषण कितनी विधि द्वारा आता है, 2 विधि द्वारा आता है। एक होता है स्वपोषण, एक क्या होता है, परपोषण। ये क्वेश्चन पूछता है कि पोषण की कितने विधि होते हैं, 2 विधि। क्या क्या होता है, एक स्वपोषण, एक क्या होता है, परपोषण। अब जानते हैं कि स्वपोषण किसे कहते हैं, जो जीव अपने से स्वयं भोजन बनाता है वो क्या, कौन सा पोषण कहलाता है, स्वपोषण। जैसे मान लो कि मनुष्य हुआ, ठीक ना। मनुष्य कौन सा पोषण है, स्वपोषण, एक परपोषण है। बोलेगा कि हम खुद खाते हैं लेकिन अपने से थोड़ा खाते हैं, वे दूसरों जीवों क्या करता है, निर्भर रहता है। क्या करता है, निर्भर रहता है, ठीक ना। वो क्या कहलाता है, परपोषण। स्वपोषण क्या था, जो खुद अपने से भोजन तैयार करता है। देखो, स्वपोषण, स्वपोषण किसे कहते हैं, इस प्रकार के पोषण में जीव अपना भोजन, जीव भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर नहीं रहता है, अपने भोजन पर निर्भर नहीं रहता। जो अपना जीव खुद भोजन तैयार करता है, जो जीव अपना भोजन खुद अपने से तैयार करता है उसे क्या कहते हैं, स्वपोषण है, ठीक ना। जैसे क्या कहते हैं, अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करता है या करते हैं, उसे क्या कहते हैं, स्वपोषण। जैसे पेड़, हरे पेड़ पौधा है, ठीक ना। हरे पेड़ पौधा क्या करते हैं, किसी पर आश्रित रहता है भोजन करने के लिए, कि कोई आके देगा तब हम भोजन करेंगे, नहीं ना। इसलिए पेड़ पौधा, हरे पेड़ पौधा क्या होता है, स्वपोषण होता है, ठीक ना। जानते हैं कि स्वपोषी, स्वपोषी किसे कहते हैं, कहता है पोषण की वैसा विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसे क्या कहते हैं, स्वपोषण कहते हैं। उस जीव को स्वपोषी भी कहते हैं। स्वपोषण या
स्वपोषी बोलो या स्वपोषण बोलो, एक ही होता है। जैसे सभी हरे पेड़ पौधे होते हैं, कहता है सभी हरे पेड़ पौधे, ठीक ना, हरे पौधे स्वपोषी होते हैं। इन पौधों में एक प्रकार की रचना हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट है। देखो जो मेन कारण है इसका अपना खाना खुद बनाने का, देन कारण क्या है, हरित लवक होने के कारण, क्या चीज उसका रचना हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट के कारण होता है। कहता है क्लोरोप्लास्ट में हरे रंग का वर्णक पाया जाता है। क्या पाया जाता है, हरे रंग का वर्णक या पर्णहरित या क्लोरोफिल पाया जाता है। जो अपना पेड़ पौधा अपना खुद भोजन बनाता है, क्या कारण उसका में पर्णहरित रहता है, क्या चीज रहता है, पर्णहरित रहता है या क्लोरोफिल रहता है, पर्णहरित रहता है या क्लोरोफिल रहता है, ठीक ना। क्लोरोफिल के कारण ये पत्तियों का रंग क्या होता है, हरा होता है। हरा रंग होने के कारण क्या कहते हैं, पेड़ पौधा अपना खुद अपना भोजन तैयार करता है और संश्लेषित भी करता है, ठीक ना। आ समझना, कहता है कि स्वपोषी किसे कहते हैं, पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अपना भोजन जो स्वयं बनाते हैं उसे क्या कहते हैं, स्वपोषी या स्वपोषण कहते हैं, ठीक ना। जैसे हम बोलेगा सभी हरे पेड़ पौधा हो गया, कहता है सभी हरे पेड़ पौधे क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं। क्यों होता है स्वपोषी, क्योंकि खुद अपना भोजन संश्लेषित करता है या अपना भोजन खुद अपने से बनाता है, क्योंकि दूसरे जीवों पर निर्भर नहीं रहता है, ठीक ना। तो एक प्रकार की रचना हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट में पाए जाते हैं। हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट में एक रचना पाई जाती है, जिस कारण से क्या होता है, अपना भोजन स्वयं करता है। क्लोरोप्लास्ट में हरे रंग का वर्णक होता है, क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, हरे रंग का वर्णक होता है। और पर्णहरित बोला जिसको, एक वर्णक या बोलो या वर्णक पर्णहरित बोलो या तो क्लोरोफिल बोलो। पेड़ पौधे में क्या पाया था, क्लोरोफिल पाया था। क्लोरोफिल के कारण क्या होता है, पेड़ पत्तियों के पौधा क्या होता है, हरे रंग का होता है। ये लिखा है ना कि क्लोरोफिल के कारण ही पत्तियों का रंग कैसा होता है, हरा होता है। जब ये क्वेश्चन आएगा तो मार देगा। तो जानते हैं पर पोषण किसे कहते हैं, कहता है पोषण की वह विधि बोलो या पोषण में जीव स्वयं भोजन संश्लेषित न करे, अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर रहता है। तो कोई इसको ही बोल सकता है पोषण की वह विधि जिसमें भोजन स्वयं संश्लेषित न कर किसी न किसी विधि द्वारा दूसरे जीवों पर क्या कहता है, निर्भर रहता है, उसे क्या कहते हैं, पर पोषण कहते हैं। जैसे देखो मनुष्य खुद अपने लिए भोजन खुद अपना तैयार करना पड़ता है, क्योंकि अपने से खुद अपना बना नहीं पाता है। मान लो कि तुम अपना गेहूं काट के लाएगा या जितने भी दाल सब दलहन सब होता है या धान सब काट के लाएगा, लेकिन अपने से थोड़ा तैयार है, उसका फिर बनाना पड़ता है। फिर उसको क्या होता है, अपना तैयारी करना पड़ता है, उसके बाद फिर अपना प्रक्रिया होता है, फिर बनाना पड़ता है। उसके लिए जलावन होना चाहिए, चाहे गैस होना चाहिए या लकड़ी होनी चाहिए, किसी भी प्रक्रिया से क्या करना पड़ता है, बनना पड़ता है। और दूसरे जीवों पर मान तो दूसरे पेड़ पौधा आश्रित होगा तभी तो हम सबको भोजन मिलेगा ना, या अपने से तो भोजन तैयार ना होता है। इसलिए क्या होता है, जो जीव अपना से खुद भोजन तैयार नहीं करता है, जो जीव अपने से भोजन खुद तैयार नहीं करता है, वो कौन सा पोषण कहलाता है, पर पोषण करते हैं। जैसे में क्या आता है, मनुष्य आता है, जानवर आता है, कीड़े मकोड़े आते हैं, ठीक ना, इत्यादि ये सभी क्या होता है, पर पोषण की विधि कहलाता है, जो दूसरे पर निर्भर रहता है, ठीक ना। जो दूसरे पर निर्भर रहता है कौन सा आता है, पर पोषण की विधि पाया है। पर पोषण विधि का कुछ बात देखो, पर पोषण किसे कहते हैं, पोषण की वो ऐसी विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, स्वयं भोजन नहीं बनाते हैं, बल्कि किसी दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, उसे क्या कहते हैं, परपोषण होता है। उस जीव को परपोषी भी कहा जाता है, उस जीव को क्या कहा जाता है, परपोषी, ठीक ना। अब जानते हैं कि मनुष्य, जानवर, कीड़े मकोड़े इत्यादि हो गया। कहता है परपोषण मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, परपोषण मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। परपोषण मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार होते हैं, ठीक ना। नंबर 1 में क्या होता है, मृत जीवी पोषण होता है, परजीवी पोषण होता है, एक प्राणी संपोषण होता है, ठीक ना। एक मृत जीवी होता है, एक परजीवी होता है, एक प्राणी संपोषण होता है, ठीक ना। अब जानते हैं कि बारे बारे से मृतजीवी पोषण क्या होता है, मृतजीवी पोषण क्या होता है, ठीक ना। मृतजीवन कहते हैं इस प्रकार के पोषण में जीव मृत जंतुओं और पौधों के शरीर से अपना भोजन अपने शरीर की सतह से घुलित कार्बनिक पदार्थ के रूप में अवशोषित करते हैं, ठीक है। कहता है इसमें देखो जितने भी मृतजीवी में जितने भी जीव आते हैं ना, मृतजीवी में जितने भी जीव देखो आता है, कहते हैं इस प्रकार के पोषण में जो करता है जीव मृत जीव जंतुओं से करता है। कौन से करता है, जितने मरे हुए रहता है ना जीव जंतु उससे करता है। और पेड़ पौधों के शरीर से अपना भोजन अपने शरीर की सतह से घुलित कार्बनिक पदार्थ के रूप में करते हैं। जितने भी कार्बनिक पदार्थ में घुलित रहता है ना उनके रूप में अवशोषित करते हैं, ठीक है। जैसे गोबर छत्ता के अपने से खुद भोजन करता है, जो खुद वे मरा हुआ रहता है गोबर छत्ता जैसे छाता ही रहता है, ठीक ना। जैसे गाँव देहात में रहता है ना कि मान लीजिए नरवा सरा हुआ रहता है, लार रहता है ना, उस पर सरा ऊपर उस पर क्या होता है, छाता उड़ जाता है, पता है ना। उसी प्रकार गोबर जो रहता है, गोबर के ऊपर भी छाता हो जाता है ना, काला जैसा उसको छुएगा ना काला जैसा हो जाता है, पता है ना। वो क्या है, खुद वे कार्बन के अवशेष से देखो वो मर के क्या एक कार्बन के रूप में अवशेषित हो गया है। घुलित रूप में बोलते हैं, घुलित कार्बनिक रूप में, घुलित कार्बनिक बोलने मतलब क्या, जो मरा जीव, ठीक ना,
वो तो किसी भी प्रकार का उसको मारा, ठीक ना, उसके ऊपर में क्या था, कार्बन का परत जम गया, जब कार्बन में उसमें मिल गया, ठीक ना, जब कार्बन मिला कार्बन के रूप में क्या था, उसे दूसरे जीव ने उसको क्या कर रहा है, शोषित कर रहा है। जैसे गोबर छत्ता हुआ, कवक हुआ, ठीक ना, गोबर छत्ता हुआ, कवक हुआ, ये सभी क्या आता है, एग्जाम्पल किसका है, मृतजीवी पोषण का। किसका एग्जाम्पल है, मृतजीवी पोषण का, ठीक ना। कहते हैं मृतजीवी को अपघटक भी कहते हैं, मृतजीवी को क्या कहा जाता है, अपघटक कहा जाता है। मृतजीवी पोषण करने वाले जीव मृतजीवी कहलाते हैं। मृतजीवी, देखो मृतजीवी पोषण, जो मृतजीवी के रूप में जो पोषण करता है, पोषण मतलब सीधा खाना पीना, ठीक ना, उसको जो पोषण होता है, मृतजीवी से जो भोजन पोषण करते हैं, मृतजीवी पोषण करने वाले को क्या कहा जाता है, मृतजीवी कहलाते हैं, ठीक ना। कहता है अनेक कवकों, बैक्टीरिया तथा कुछ प्रोटोजोआ में पोषण की यही विधि पाया जाता है। क्या क्या चीज में पाया जाता है, कवक में। मनुष्य में भी यह विधि पाया जाता है नहीं, ठीक ना, बैक्टीरिया में होता है, कवक में, बैक्टीरिया में, कुछ प्रोटोजोआ जैसे जीव होते हैं में पोषण की कौन सी विधि पाया जाता है, मृतजीवी पोषण की विधि पाया जाता है, ठीक ना। पढ़ा आगे। कहता है परजीवी पोषण किसे कहते हैं, परजीवी पोषण किसे कहते हैं। कहता है इस प्रकार के पोषण में जीव दूसरे प्राणी के संपर्क में अस्थायी या अस्थायी रूप में, कहता है देखो अपने जीव पर निर्भर नहीं रहकर दूसरे प्राणी के संपर्क में रहता है, ठीक है, चाहे अस्थायी रूप में रहता है या तो अस्थायी रूप में रहता है, माना कि एक रूप में पूरी उस पर आश्रित है या तो उस पर आश्रित नहीं है, लेकिन क्या रहता है, क्या दूसरे के ही संपर्क में रहता है, ठीक ना, या अस्थायी या अस्थायी रूप से रहकर उससे अपना भोजन क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। यह पोषण कवक होता है। जैसे देखो इसमें कौन सा कवक एवं जीवाणु या कुछ पौधे जैसे अमरबेल, अमरबेल का जो पौधा होता है, ठीक ना, वो दूसरे पौधे पर क्या होता है, आश्रित रहता है, ठीक ना, वो उसका खुद अपना जड़ तना अपना मौजूद नहीं रहता है, लेकिन कोई झांक पथारी से रहता है ना, उसी के दूसरे पौधे पर क्या हो जाता है, आश्रित हो जाता है, वैसे अमरबेल पौधे होता है। ऐसे तो पौधा होता है अपना खुद स्वपोषी होता है, लेकिन यह दूसरे पौधा पर क्या होता है, अमरबेल का पौधा आश्रित होता है, ठीक ना। तथा कई जंतु जैसे गोल कृमि, टेपवर्म, मलेरिया परजीवी आदि में पाया जाता है। देखो ये सब जैसे एग्जांपल में पूछेगा, मलेरिया परजीवी में कौन सी पोषण की विधि पाया जाता है, परजीवी पोषण विधि पाया जाता है, ठीक ना। जीवाणु कवक में, इस समय कवक के जीवाणु या कवक में पोषण की कौन सी विधि पाया जाता है, परजीवी पाया जाता है। आ समझ में। जो कुछ पौधे ऐसे तो हरे पौधे क्या होता है, स्वपोषी होता है, लेकिन कुछ पौधे जैसे एग्जांपल में आप बाद में याद रखना है, ठीक ना। अमरबेल का पौधे का कौन सा विधि पाया जाता है, अमरबेल के पौधे में परजीवी पोषण की विधि पाया जाता है, ठीक ना। अब जानते हैं कि परजीवी या परजीवियों द्वारा ग्रहण भोजन कार्बनिक पदार्थ या सामान्यतः तरल रूप में होते हैं। तरल कार्बनिक या तरल के रूप में एक तरह से द्रव के रूप में आता है ना, उसी में बदला रहता है, ठीक ना। कहते हैं परजीवी द्वारा ग्रहण भोजन कैसा रहता है, कार्बनिक पदार्थ रहता है। कैसा पदार्थ रहता है, कार्बन के रूप में मिल जाता है, इसलिए कार्बनिक पदार्थ होता है। और सामान्यतः किस में रहता है, तरल रूप में पाया जाता है, ठीक है, किस में, तरल रूप में ही पाया जाता है इसका। देखो आप प्राणी संपोषण जानते हैं, प्राणी संपोषण किसे कहते हैं, ठीक ना। कहता है वैसा पोषण जिसमें प्राणी अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में जंतुओं के भोजन ग्रहण करने की विधि द्वारा ग्रहण करते हैं। देखो पोषण की वह विधि होता है, इसमें प्राणी अपना भोजन किस रूप में करता है, चाहे ठोस के रूप में करे या तो तरल के रूप में करे, ठीक ना। और जंतुओं के भोजन ग्रहण करने की भी विधि को, जंतुओं को भोजन करने की विधि को क्या कहलाता है, प्राणी संपोषण कहते हैं, प्राणी संपोषण कहलाता है। कहते इस प्रकार का पोषण सामान्यतः जंतुओं में पाया जाता है। जितने भी जंतु होता है, जैसे मेढक हुआ, मनुष्य, हम सभी क्या आते हैं, एक जंतु के ही रूप में आते हैं, ठीक है। मेढक भी आता है, मनुष्य आता है, गाय आता है, बकरी होता है, ये इत्यादि सभी क्या आता है, प्राणी संपोषण आता है। जिसमें देखो प्राणी संपोषण बोलने का मतलब है कि जिसमें प्राण दिया गया हो लगभग, ठीक है। प्राण तो ऐसे सब में रहता है, लेकिन प्राणी संपोषण से मेढक हुआ, जंतु, जितने भी जंतु होते हैं सभी प्राणी संपोषण के ही अंतर्गत है। जितने भी जंतु होते हैं किस अंतर्गत आता है, प्राणी संपोषी अंतर्गत आता है, ठीक ना। जैसे प्राणी संपोषण करने वाले जीव प्राणी संपोषी, प्राणी संभोजी भी कहलाता है। ये जिसे एग्जाम्पल में पूछ सकता है ऑप्शन देखे ऑब्जेक्टिव में, प्राणी संपोषण करने वाले जीव, प्राणी संपोषी करने वाले जीव क्या कहलाता है, प्राणी संभोजी कहलाते हैं, ठीक ना। कहता है जैसे अमीबा और पैरामीशियम में प्राणी संपोषण ही पाया जाता है। ये एग्जाम्पल में जैसे याद रखें, अमीबा और पैरामीशियम में कौन सा पोषण पाया जाता है, प्राणी संपोषण पाया जाता है, प्राणी संपोषण पाया जाता है, ठीक ना। अगर महत्वपूर्ण बात इसका कुछ जानते हैं, कहते कोशिकाएं सभी जीवों की रचनात्मक क्रियात्मक इकाई होती है। ये सभी को पता होना चाहिए कि कोशिका जो होता है ना, कोशिका से ही शरीर बना होता है। चाहे रचनात्मक क्रियात्मक इकाई क्या कहलाता है, कोशिकाएं होते हैं। कोशिकाएं सभी जीवों की रचनात्मक क्रियात्मक इकाई है, ठीक। अब जानते हैं कोशिकाओं के समूह से उत्तक होता है, कोशिका, सभी कोशिका मिलकर क्या बनता है,
उत्तक बनता है। उत्तकों के समूह से क्या बनता है? सभी उत्तक मिलकर क्या बनता है? अंग का निर्माण होता है। अंगों से अंग तंत्र, अंगों से क्या बनता है? अंग तंत्र एवं विभिन्न अंग तंत्र मिलकर जीवों का निर्माण होता है। देखो जिसे अंग मिलकर अंग तंत्र मिलता है, जैसे हाथ हुआ, कान हुआ, गला हुआ, ठीक ना, ये सभी अंग तंत्र कहलाता है। सभी अंग तंत्र एक जैसा मिलकर क्या बन जाता है? अंग तंत्र मिलकर सभी क्या होता है? एक जीव का निर्माण कर देता है, ठीक ना। क्या चीज का निर्माण कर देता है? एक जीव का निर्माण कर देता है, ठीक। जब बढ़ते हैं आगे, कहते हैं प्रकाश संश्लेषण, ठीक ना। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? क्योंकि ये क्वेश्चन पूछता भी है, इंपॉर्टेंट भी होता है। कहते हैं प्रकाश संश्लेषण क्या है? कहते हैं जिस प्रक्रिया के द्वारा पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं, उस मूलभूत प्रक्रिया को ही प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। उस मूलभूत प्रक्रिया को क्या कहते हैं? हम सभी प्रकाश संश्लेषण। जिस प्रक्रिया के द्वारा पौधे अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं, अपना भोजन तैयार करते हैं, ठीक ना। उस प्रक्रिया को, ये देखो, जैसे अपना भोजन हमसे जिस तरह से रूप में तैयार करते हैं, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? भोजन पोषण कहते हैं। उसी प्रकार पेड़ पौधे में होता है एक प्रकाश संश्लेषण, ठीक ना। कहता है जिस प्रक्रिया के द्वारा पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं, उस मूलभूत प्रक्रिया, मूलभूत बोलने का मतलब कि जितना छोटा छोटा चीज उसको जरूरत पड़ा, उसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? हम सभी प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। कहते हैं इस प्रक्रिया में पौधे सूर्य की ही प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल, इस प्रक्रिया में जितना दरकार है सूर्य के ही प्रकाश उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या चीज का जरूरत पड़ता है? क्लोरोफिल, CO2 और H2O की मदद से अपना भोजन तैयार करते हैं। किस की विधि से द्वारा भोजन करता है? सूर्य की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति होनी चाहिए। जब तक भोजन नहीं करेगा जब तक उसका सूर्य का प्रकाश का उपस्थिति न होता है। उसके बाद क्या? क्लोरोफिल क्या होते हैं? पौधे में क्लोरोफिल पाते हैं, जिस कारण से पत्तियां क्या होता है? हरे रंग का होता है। और उसमें CO2 और H2O, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और H2O जल की मदद से अपना भोजन तैयार करते हैं, ठीक ना। अब सभी को पता है कि हरे पेड़ पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करने की क्षमता होती है। जितने भी हरे पौधे होते हैं ना, उसमें ही प्रकाश संश्लेषण करने की क्षमता होता है, ठीक। और आगे देखो, कहता है कुछ पौधे जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं कर पाते वे मृतजीवी या परजीवी होते हैं। तो बताए थे जिसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो पाती, जैसे क्या होता है? अमरवेल का पौधा बताए थे। अमरवेल का पौधा किस में आएगा? मृतजीवी में या तो परजीवी में, क्योंकि दूसरे जीव पर निर्भर रहकर अपना भोजन तैयार करता है, ठीक ना। और जो अपने से खुद संश्लेषित करते हैं, जिस पेड़ पौधे ने अपने से प्रकाश संश्लेषित करके अपना खुद भोजन तैयार करता है, वो कौन सा प्रक्रिया कहलाता है? प्रकाश संश्लेषण कराता है। जो प्रकाश संश्लेषण करता है वो क्या आता है? जैसे हरे पेड़ पौधे क्या था? प्रकाश संश्लेषण क्रिया करने की क्या था? क्षमता होता है, और कुछ पौधे में नहीं भी होता है। अब जानते हैं कि जैसे गोबर छत्ता मृतजीवी है, अमरवेल के पौधा क्या है? परजीवी है। ये भी याद रखना है। ये क्वेश्चन पूछता है कि गोबर छत्ता कौन सा मृतजीवी है, परजीवी है या प्राणी संपोषण है? तो गोबर छत्ता मृतजीवी है और अमरवेल का पौधा परजीवी है, ठीक। बढ़ा आगे, कहता है प्रकाश संश्लेषण। अब क्या है? कहता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए 4 आवश्यक कच्चे पदार्थ के नाम लिखा। तो प्रकाश संश्लेषण करने के लिए कच्चा पदार्थ, उसको क्या क्या पदार्थ की आवश्यकता है उसको भोजन करने के लिए, वो चारों नाम लिखना। फर्स्ट में क्या होना चाहिए? सूर्य का प्रकाश होना चाहिए। जब तक सूर्य का प्रकाश नहीं होगा अच्छा से पेड़ पौधे अपना भोजन तैयार कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। एक पर्णहरित या क्लोरोफिल होना आवश्यक है पेड़ पौधा के लिए, क्लोरोफिल का होना आवश्यक है। तीसरा क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। और चौथा क्या है? H2O एवं खनिज लवण। H2O यानी कि जल एवं उससे खनिज, उसका जो भी अवशोषण करने के लिए क्षमता मिट्टी में होना चाहिए, इसलिए वह खनिज लवण की आवश्यकता होती है। क्या क्या 4 चीज आवश्यकता है? एक नंबर का प्रकाश संश्लेषण, सूर्य का प्रकाश। दूसरा है पर्णहरित या क्लोरोफिल। और तीसरा क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। और चौथा क्या है? H2O एवं खनिज लवण। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, ठीक ना। चलो आगे जाते हैं। देखो कुछ याद रखने वाली बातें हैं। कहता है प्रकाश संश्लेषण एक प्रकाशीय रासायनिक अभिक्रिया है। प्रकाश संश्लेषण कैसी अभिक्रिया है? प्रकाशीय रासायनिक अभिक्रिया है। तो प्रकाश संश्लेषण में भी विकिरण ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है। देखो प्रकाश संश्लेषण में विकिरण ऊर्जा जो किरण आ रहा है ना प्रकाश का, एक हमारे पास आता है या पेड़ पौधे के पास आता है, एक किरण के रूप में आता है कि नहीं, उस ऊर्जा को, किरण की ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है। किस ऊर्जा में बदला जाता है? रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है, ठीक ना। उसके बाद देखो प्रकाश संश्लेषण के दौरान बना भोजन स्टार या मंड के रूप में संचित रहता है। देखो जो प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो भोजन बनता है
स्टार्च के रूप में बनता है या तो मंड के रूप में बनता है, ठीक ना। या डायरेक्ट उसको ग्लूकोज के रूप में खाना बनाने के लिए पचने के रूप में नहीं बन जाता है, तो सीधा से जो भोजन जो बनता है उसके उपस्थिति में, प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में स्टार्च के रूप में बनेगा या तो मंड के रूप में बनता है पहले, ठीक ना। प्रकाश संश्लेषण में उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन बनता है। उत्पाद के बाहर निकलने के रूप में क्या चीज बनता है, जैसे हम सभी के मनुष्य सभी में उत्पाद के रूप में क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, हम सभी में क्या चीज बनता है उत्पाद के रूप में बाहर निकलने की प्रक्रिया में, सांस जिसे छोड़ते हैं हम सभी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं कि ऑक्सीजन छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। और पेड़ पौधा क्या उत्पाद करता है, क्या बाहर निकलता है, बाय प्रोडक्ट क्या करता है, बाहर निकलने में ऑक्सीजन निकलता है। उत्पाद के रूप में क्या बाहर निकलता है, ऑक्सीजन, ठीक ना। आगे तो कहता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया केवल दिन में होती है, रात में नहीं होती है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण का होना आवश्यक है। और प्रकाश संश्लेषण प्रकाश का सूर्य की उपस्थिति में होता है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, इसलिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया केवल दिन में होती है, रात में नहीं होती है, ठीक ना। समझ आया ना। अच्छा ये क्वेश्चन बोलो, प्रकाश संश्लेषण के दौरान बना भोजन किस रूप में रहता है, स्टार्च के रूप में या मंड के रूप में या क्या अन्य पदार्थ के रूप में, स्टार्च के रूप में रहता है, ठीक ना। और प्रकाश संश्लेषण उत्पाद के रूप में, प्रकाश संश्लेषण में उत्पाद के रूप में क्या चीज बाहर निकलता है, ऑक्सीजन बाहर निकलता है। प्रकाश संश्लेषण दिन में होता है कि रात में, दिन में होता है, ठीक ना। कहता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा ही वायुमंडल में ऑक्सीजन का संतुलन बनाता है। देखो जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होता है ना, उसी के द्वारा क्या था, वायुमंडल में, वायुमंडल जिससे वायुमंडल है हमारे सभी वायुमंडल के अंतर्गत जो जितने भी रहता है उसमें ऑक्सीजन का जो संतुलन बनाता है, किस कारण से, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा। इसलिए पेड़ पौधा का रहना क्या है, बहुत जरूरी है। जब नहीं तो ऑक्सीजन का ही संतुलन नहीं बनेगा, जब ऑक्सीजन का संतुलन नहीं बनेगा तो क्या है, मनुष्य जितने जीव जंतु है क्या बीमार धीरे धीरे ज्यादा पड़ना स्टार्टिंग हुआ ना होगा, क्योंकि उसको शुद्ध ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा। इसलिए ऑक्सीजन को, वायुमंडल में ऑक्सीजन का संतुलन बनाने के लिए क्या करना चाहिए, पेड़ पौधा को, हर एक स्टूडेंट को, हर एक व्यक्ति को, हर एक सभी को अपनी जिम्मेदारी होता है कि सभी को पेड़ पौधा अपना भी लगाना चाहिए, ठीक ना। कहता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा ही वायुमंडल में ऑक्सीजन का संतुलन बना रहता है, ठीक ना। कहता है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया शुरू से अंत तक क्लोरोप्लास्ट में ही होता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया शुरू से अंत तक किसमें होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है, ठीक ना। पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग कहा जाता है, पत्तियों को क्या कहा जाता है, प्रकाश संश्लेषी अंग कहा जाता है, ठीक ना। और हरित लवा को प्रकाश संश्लेषी अंगक कहा जाता है। देखो पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग, पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग, और हरित लवा को प्रकाश संश्लेषी अंगक कहा जाता है, प्रकाश संश्लेषी अंगक कहा जाता है, ठीक ना। कहता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान ऑक्सीजन मुक्त होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान ऑक्सीजन क्या होता है, मुक्त मन के फ्री अवस्था में बाहर निकलता है, ठीक ना। कहता है पत्तियों की बाहरी त्वचा में रंध्र या स्टोमेटा मौजूद होता है। पत्तियों की बाहरी त्वचा में क्या होता है, रंध्र होता है या तो स्टोमेटा मौजूद रहता है, रंध्र या स्टोमेटा, ठीक है। पत्तियों के बाहरी त्वचा पर, त्वचा मतलब जिसे हम सभी का त्वचा, त्वचा क्या होता है, शरीर चमड़ा होता है, उसी प्रकार पत्ती के सबसे ऊपरी परत में क्या होता है, स्टोमेटा, रंध्र के रूप में रहता है, ठीक ना, या तो इसको स्टोमेटा के रूप में बोला जाता है, ठीक है। कहते हैं इन्हीं रंध्रों के द्वारा पत्तियां CO2 को ग्रहण करते हैं। इन्हीं पत्तियों के द्वारा, जैसे हम सभी क्या है, जैसे बोला कि स्टोमेटा क्या होता है, स्टोमेटा या रंध्र क्या होता है, जिसे हम सभी क्या है, चमड़ा होता है ना, उसी प्रकार पत्ती भी एक चमड़ा के रूप में स्टोमेटा होता है, इसको बोलते हैं रंध्र। और रंध्र के ही माध्यम के द्वारा है, रंध्र के माध्यम से हम सभी क्या, पत्तियां, पेड़ पौधे ने CO2 क्या ग्रहण करते हैं, CO2 क्या, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और O2 को छोड़ता है, ठीक ना। O2 को क्या करता है, छोड़ता है, ठीक ना। कार्बन, पेड़ पौधा क्या करता है, पत्ती के CO2 मैंने कि रंध्र के द्वारा CO2 को ग्रहण करती है, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन को छोड़ता है, समझा ना। कहता है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में पौधे का रंग उतना महत्व नहीं होता है। तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो होता है ना, उसमें क्या होता है, रंग का महत्व नहीं होता, रंग का महत्व नहीं होता है, ठीक ना। लेकिन केवल उनकी पत्तियों में क्लोरोफिल होना चाहिए, पत्तियों में क्या चाहिए होना चाहिए, क्लोरोफिल होना चाहिए, और उसका रंग से कोई मतलब नहीं है, लेकिन उसमें क्लोरोफिल होना चाहिए। क्लोरोफिल अणुओं को प्रकाश संश्लेषी इकाई कहते हैं। क्लोरोफिल अणुओं को क्या कहते हैं, क्लोरोफिल का जो अणु है, ठीक ना, उनकी इकाई को क्या कहा जाता है, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। जब तक क्लोरोफिल नहीं रहेगा, जब तक क्लोरोफिल नहीं रहेगा उसमें प्रकाश संश्लेषण होबे नहीं करेगा। और जब प्रकाश संश्लेषण जिसके माध्यम से होता है उसे क्या कहते हैं, इकाई में बांटा जाता है, उसे इकाई में माना जाता है। इसलिए कहता है क्लोरोफिल अणुओं को प्रकाश संश्लेषी का इकाई कहते हैं, प्रकाश संश्लेषी
संश्लेषण इकाई कहते हैं, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया 2 चरणों में होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कितने चरण में होता है? 2 चरण में होता है, ठीक ना। कहता है देखो, पहला चरण होता है प्रकाशीय अभिक्रिया। पहला चरण क्या होता है? प्रकाशीय अभिक्रिया। और दूसरा चरण क्या होता है? अप्रकाशीय अभिक्रिया। दूसरा चरण क्या होता है? अप्रकाशीय। अब पहला प्रकाशीय। प्रकाशीय मतलब जो प्रकाश की उपस्थिति में होता है, और प्रकाशीय के जो प्रकाश की उपस्थिति में नहीं होता है, ठीक ना। अब देखो, कहता है अमीबा के बारे में जानते हैं। किसके बारे में? अमीबा के बारे में। कहता है कि अमीबा एक सरल प्राणी समपोषी जीव है। अमीबा कैसा जीव है? सरल समपोषी जीव है। अमीबा एक सरल समपोषी जीव है। कहता है यह एक मृदु जलीय है। यह कैसा जल में रहता है? मृदु जल में। एक कोशिका अनिश्चित प्राणी है। इसका एक निश्चित प्राणी, एक निश्चित आकार नहीं होता, इसलिए कहता है एक अनिश्चित प्राणी। और एक कोशिकीय जीव होता है, वो कोशिकीय जीव नहीं है। अमीबा कैसा जीव है? मृदु जल में रहता है और एक कोशिकीय है, अनिश्चित आकार का होता है। कैसा आकार करता है? तो अनिश्चित। बोले अमीबा का एक आकार निश्चित होता है? नहीं, ठीक ना। मृदु जलीय रहता है। किस जल में रहता है? मृदु जल में। और एक कोशिकीय होता है, अनिश्चित आकार का होता है, ठीक ना। अनिश्चित प्राणी कहता है इसका आकार कुटपादों के बनने और बिगड़ने के कारण बदलते रहता है। कुटपाद के बनने और बिगड़ने के कारण उसका आकार क्या होता है? बदलता रहता है, ठीक ना। कहते हैं यह कुटपाद की मदद से ही भोजन ग्रहण करता है। कुटपाद की मदद से। ये क्वेश्चन पूछता है अमीबा अपना भोजन किस रूप में मदद ग्रहण करता है? कुटपाद के रूप में। किस रूप में? कुटपाद के रूप में भोजन ग्रहण करता है, ठीक ना। कहता है आगे देखो, कहता है अमीबा का भोजन शैवाल के छोटे छोटे टुकड़ों, बैक्टीरिया, डायटम एवं अन्य छोटे छोटे एक कोशिकीय जीव तथा मृत कार्बनिक पदार्थ के छोटे छोटे टुकड़े इत्यादि है, ठीक है। कहता है कि अमीबा का जो भोजन होता है शैवाल के छोटे छोटे टुकड़ा होता है। शैवाल के क्या होता है? छोटा छोटा टुकड़ा होता है। एक बैक्टीरिया होता है, इसमें होता है ना बैक्टीरिया छोटा। एक डायटम होता है। ये किसका भोजन है करने का? अमीबा का। कहता है अन्य छोटे छोटे एक कोशिकीय जीव, जितने भी एक कोशिकीय जीव होता है उसी से ये क्या करता है? अमीबा अपना भोजन करता है। तथा कहता है मृत कार्बनिक पदार्थ के छोटे छोटे जितने भी मृत कार्बनिक पदार्थ होता है, जितने मरा हुआ जंतु होता है उससे कार्बन जो बनता है, ठीक है। मृत कार्बनिक पदार्थ के छोटे छोटे टुकड़े इत्यादि, ये सब इसका किसका भोजन है? अमीबा का यह भोजन है, ठीक ना। कहता है अमीबा में पोषण अंतःग्रहण। अमीबा में पोषण कैसे होता है? अंतःग्रहण विधि के द्वारा होता है, ठीक ना। पाचन तथा बहिष्करण प्रक्रिया द्वारा पूर्ण होती है। पाचन तथा बहिष्करण प्रक्रिया के द्वारा क्या होता है? पूर्ण होता है, ठीक ना। कहता है अमीबा में पाचन भोजन रसध्वनि में होता है। अमीबा में पाचन भोजन कहाँ होता है? रसध्वनि में होता है। और एंजाइम के द्वारा ही होता है। किसके द्वारा होता है? एंजाइम के द्वारा होता है। कहता है अमीबा में अपचय भोजन शरीर से बाहर निकलने का कोई निश्चित स्थान नहीं है। जैसे मन लोग होता है ना अमीबा में जो होता है जो अपचा भोजन, ये अमीबा उतने को भोजन करता है कि जो इसके पचा ले। और अपचा भोजन जो रहता है ना बाहर निकालने की प्रक्रिया, वो बाहर पर निकालने की प्रक्रिया हो भी नहीं करता है, समझा ना। अमीबा में अपचय भोजन जो पचा नहीं, ठीक ना। भोजन शरीर से बाहर निकालने का कोई निश्चित स्थान नहीं होता, कोई निश्चित स्थान नहीं होता है, ठीक ना। आगे देखो, कहता है पैरामीशियम के बारे में जानते हैं। पैरामीशियम क्या होता है? कहता है पैरामीशियम ये भी एक क्या होता है? प्राणी समभोजी है, कोशिकीय जीव है। प्राणी समभोजी एक कोशिकीय जीव है पैरामीशियम भी, ठीक ना। कहता है अमीबा की भांति पैरामीशियम भी मृदु जलीय प्रोटोजोआ है। देखो जिस तरह से मृदु जलीय अमीबा है ना, जिस तरह से मृदु जलीय में रहता है अमीबा, उसी प्रकार पैरामीशियम भी क्या है? मृदु जलीय प्रोटोजोआ है। कैसा है? मृदु जलीय प्रोटोजोआ। इसका आकार क्या था? एक निश्चित है। लेकिन पैरामीशियम का आकार निश्चित होता है, लेकिन अमीबा का आकार निश्चित नहीं होता है, ठीक ना। कहते हैं इसका शरीर में प्रचलन अंगक सिलिया है। इसका जो प्रचलित अंग होता है ना, सबसे महत्वपूर्ण अंग जो है किसका? पैरामीशियम का क्या है? सिलिया है। क्या चीज है? सिलिया से ढका हुआ रहता है, इसलिए इसका महत्वपूर्ण अंग क्या है? सिलिया है। पैरामीशियम में भोजन का अंतःग्रहण शरीर के एक निश्चित स्थान से होता है। कहता है पैरामीशियम में भोजन का जो अंतःग्रहण, भोजन करने की जो विधि होता है ना, भोजन जो ग्रहण करता है एक निश्चित विधि होता है, एक निश्चित उसका मुंह होता है, ठीक ना। लेकिन अमीबा में एक निश्चित मुंह होता है। और पैरामीशियम में क्या होता है? अंतःग्रहण, भोजन को अंतःग्रहण करने के लिए क्या होता है? एक निश्चित स्थान होता है। समझ में? पैरामीशियम और अमीबा में कहता है जो कोशिका मुख या स्टाइटो मैंने साइटोटोम कहलाता है। जो क्या कहलाता है? साइटोस्टोम कहलाता है, ठीक ना। ये दोनों में थोड़ा थोड़ा अंतर है, लेकिन इसमें जो सिलिया मुख्य अंग होता है पैरामीशियम का, ठीक ना। और इसका आकार भी क्या होता है? निश्चित होता है। लेकिन अमीबा का आकार निश्चित नहीं होता है।
लेकिन कुछ कुछ दोनों का एक ही मैच भी करता है। देखो पैरामीशियम का भौतिक क्या होता है, ये भी मृदुजलीय होता है और प्रोटोजोआ है, मृदुजलीय प्रोटोजोआ है, और वे भी यही होता है, मृदुजलीय होता है। इसका आकार निश्चित होता है, उसका आकार निश्चित नहीं होता है। इसमें शरीर का प्रचलन अंग क्या होता है, सिलिया से ढका होता है, इसलिए प्रचलित अंग भी क्या कहलाएगा, सिलिया कहलाता है। पैरामीशियम में भोजन का अंतःग्रहण करने के लिए एक निश्चित स्थान होता है और अमीबा में एक निश्चित स्थान नहीं होता था, ठीक ना। कोशिका मुख या साइटोस्टोम कहलाता है, जो अपना भोजन ग्रहण करने का जो मुख होता है ना, उस मुख को क्या कहते हैं, पैरामीशियम के मुख को क्या कहा जाता है, कोशिका मुख या तो साइटोस्टोम कहा जाता है, ठीक ना। आगे मनुष्य का पाचन तंत्र, किसका, मनुष्य का। मनुष्य तथा सभी उच्च श्रेणी के जंतुओं में भोजन के पाचन के लिए विशेष अंग होते हैं, ठीक ना। क्या आता है, कहता है कि मनुष्य, इस सभी में जीव जो था ना छोटा मोटा एक कोशिका जीव, उसमें पाचन के लिए एक विशेष अंग नहीं था उतना, लेकिन मनुष्य में क्या है, पाचन के लिए उच्च श्रेणी जितने भी जीव जंतु होते हैं ना, उसमें भोजन के पाचन के लिए क्या होता है, एक विशेष अंग होता है। क्या चीज होता है, एक विशेष अंग होता है, ठीक ना। कहता है जो आहार नाल कहलाते हैं, जो क्या कहलाता है, आहार नाल कहलाते हैं। कहता है आहार नाल से संबंध पाचक ग्रंथियां और पाचन क्रिया मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं। देखो आहार नाल से संबंध पाचक ग्रंथियां होता है, आहार नाल का जो अपना आहार नाल का जो नली होता है उससे संबंधित क्या होता है, पाचक ग्रंथि भी होता है, बहुत से मिला हुआ उससे आहार नाल से, और पाचन की क्रिया भी मिलकर अपना पाचन तंत्र का एक निर्माण कर देते हैं, ठीक नहीं। क्या चीज का निर्माण कर देता है, आप पाचन तंत्र का निर्माण कर देता है। कहता है आहार नाल का यह एक कुंडली रचना है, यह कैसा रचना है, एक कुंडली रचना होता है, ठीक ना, जिसकी लंबाई करीब 8 से 10 मीटर होता है। आहार नाल की लंबाई कितना होता है, 8 से 10 मीटर होता है। यह मुख गुहा से शुरू होकर, यह कहाँ से शुरू होता है, मुख गुहा से। जब बोलेगा कि भोजन को पचना कहाँ से स्टार्ट होता है, मुख गुहा से। जब मुंह में कोई भी चीज लेगा तो वो दबाना, दांत ने बिना दवाई नहीं मानता है, और दांत से नहीं, उसमें क्या क्या तोड़ना फाड़ना स्टार्ट कर दिया, तो भोजन तो छोटा छोटा टुकड़ा है, होना तो स्टार्ट हो गया, ठीक ना। इसलिए भोजन पचना भी कहाँ से स्टार्ट होता है, मुख गुहा से शुरू होकर, और कहता है मल द्वार तक फैली होती है, ठीक ना। इससे दो क्वेश्चन पूछता है कि भोजन का पचना स्टार्ट कहाँ से होता है, मुख गुहा से, ठीक ना। और आहार नाल की लंबाई कितना होता है, 8 से 10 मीटर होता है। 9 मीटर भी देखा तो मारना, लेकिन लगभग में दोनों ऑप्शन देता है, 8 से 10 मीटर ही इससे करके ऑप्शन देता है, ठीक ना। कहता है, अब देखो, कहता है कि मुख गुहा आहार नाल का पहला भाग होता है। मुख गुहा क्या होता है, आहार नाल का पहला भाग होता है, ठीक ना। कहता है यह ऊपरी तथा निचले जबड़े से घिरा होती है। यह ऊपरी और दांत में जो जबड़ा होता है ना, जिसमें दांत फंसा हुआ रहता है, वह कहता है कि ऊपरी और निचले जबड़े से क्या होता है, घिरा रहता है आहार नाल। कहता है मुख गुहा रहता है घिरा, तो मुख गुहा का आहार नाल का पहला भाग है, ठीक ना। यह ऊपरी और निचले जबड़े से क्या होता है, घिरा रहता है। मुख गुहा में जीभ तथा दांत होते हैं। मुख गुहा में क्या क्या होता है, जीभ और दांत, ये सभी को पता होगा, लेकिन तब फिर भी जो सिलेबस में है वो जानकारी लेना चाहिए पहले, ठीक ना। हमारे मुख गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथि होते हैं। हमारे मुख गुहा में कितने जोड़ी लार ग्रंथि होता है, 3 जोड़ी होती है। कहता है लार ग्रंथि से निकलने वाला सबसे प्रमुख इंजाइम टाइलिन होता है, ठीक ना। रहता है तो इंजाइम उसमें बहुत, लेकिन उसका प्रमुख जो निभाता है, प्रमुख भाग जो होता है वो क्या आता है, टाइलिन होता है, ठीक ना। कहता है कि भोजन का पचना मुख गुहा से ही प्रारंभ होता है, और ये क्वेश्चन पूछा गया भी है, भोजन का पचना कहाँ से प्रारंभ होता है, मुख गुहा से। तो वो टाइलिन कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। जितने भी कार्बोहाइड्रेट पदार्थ खाएंगे जिसमें हमकी कार्बन ज्यादा मिल रहा है, कार्बोहाइड्रेट जैसे वसा से पदार्थ है, पचने में जिसमें भी कार्बोहाइड्रेट पदार्थ होता है ना, जो पचने में दिक्कत होता है डायरेक्ट, यदि कि मान लो कि पाचन तंत्र को पचाने में दिक्कत है, इसलिए टाइलिन क्या करता है, पहले ही कार्बोहाइड्रेट पाचन का स्टार्ट कर देता है। वैसा भोजन जो पेट को मन के अंदर में पाचन तंत्र को पचाने में दिक्कत होता है, इसलिए उसको शुरुए से पचाना क्या कर देता है, स्टार्ट कर देता है। इसलिए वही कहता है कि टाइलिन क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। टाइलिन क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट पदार्थ का पाचन करता है। ये क्वेश्चन पूछेगा कि टाइलिन किस पदार्थ को या किस चीज को पचाना स्टार्ट करता है पहले से, टाइलिन कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, ठीक ना। कहते हैं जीभ के ऊपरी सतह पर कई छोटे छोटे क्या अंकुर होते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, स्वाद कलिका कहा जाता है, ठीक है, या कलियां कहा जाता है। जो छोटा छोटा अंकुर रहता है ना, उस अंकुर को ही क्या कहते हैं, स्वाद कलियां कहते हैं। कहते हैं इन्हीं स्वाद कलियां के द्वारा क्या होता है, भोजन के मीठा होता है, ठीक है, मीठा है या खारा है या खट्टा है या कड़वा है का ज्ञान पता चलता है, या नॉलेज पता चलता है किस किस रूप में, ठीक ना। ये बात पता चला कि स्वाद कलियां के द्वारा क्या क्या चीज का पता चलता है। तो बोलता है कि ये कोई भी भोजन दिया, बोलता है कि खट्टा है, कड़ा है, कड़वा है, ठीक ना, इत्यादि का ज्ञान पता चलता है। जब किसी को यदि होता है ना, यदि बोलेगा हमको कुछ भी स्वाद का पता नहीं चलता है, लेकिन उसको जीभ में लेने के बाद क्या आता है, पता चल जाता है।
हर चीज का स्वाद कहाँ से पता चलता है? छूने के बाद कि जी में लेने के बाद? देखो दांत के बारे में जानकारी आप कुछ जानते हैं? किसके बारे में? दांत के बारे में। कहते हैं दांत का वह भाग जो मसूड़े में धंसा होता है वो क्या कहलाता है? जड़ कहलाता है। वो क्या कहलाता है? जड़ कहलाता है। जो मसूड़ा में धंसा रहता है दांत, वो क्या कहलाता है? दांत। जितना दांत ऊपर बाहर में देखते हैं ना, लगभग उतना ही दांत मसूड़ा में भी धंसा रहता है। ठीक ना? कहता है वह भाग जो मसूड़े के ऊपर निकला होता है, वह भाग जो मसूड़े के ऊपर निकला होता रहता है सिर या शिखर कहलाता है। जो भाग हम सभी दांत के ऊपर देख रहे हैं दांत को, वो क्या कहलाता है? सिर कहलाता है। जिससे ना होता है कि सब पेड़ पौधा सबसे ऊपर वाला भाग जो रहता है ना, कहता है सबसे सिर कितना ही पेड़ का ऊंचा है, बोलता है ना। उसी प्रकार हम सभी जो दांत निकला हुआ रहता है वो सिर भाग निकला हुआ है, और जड़ भाग क्या है? अंदर में धंसा हुआ है। कोई भी पेड़ पौधा का जड़ दिखता है? नहीं दिखता है। लेकिन जो दिखता है ऊपर वाला भाग वो क्या कहलाता है? सिर कहलाता है। सिर से भाग कहलाता है। ठीक ना? ठीक ना? लेकिन हम सभी के दांत का सिर से भाग कौन होता है? जो दांत हम सभी के देख रहे हैं कि ये दांत है, वो क्या होता है? वो क्या होता है? सिर से भाग होता है दांत का। ठीक ना? जैसे देखो सिर या शिखर कहलाता है, तो जड़ तथा शिखर के बीच वाला भाग क्या होता है? ग्रीवा या गर्दन कहलाता है। जैसे देखो ये मान लो कि मसवर है, ठीक है, ये मसवर के अंदर ये दांत होता है, और ये ऊपर ये क्या इस तरह का के भी दांत रहता है ना, और ये जो बीच वाला भाग होता है, ये दांत के जो बीच वाला भाग होता है वह क्या कहलाता है? ग्रीवा कहलाता है या तो गर्दन कहलाता है। ठीक ना? कहता है प्रत्येक दांत के प्रत्येक दांत के भीतर एक मज्जा गुहा होती है। क्या चीज कहता है? प्रत्येक दांत के भीतर एक मज्जा गुहा होती है, जिसके ऊपर दंतास्थि या डेंटाइन होती है। क्या होता है? डेंटाइन होती है, जो दांत का अधिकांश भाग तैयार करती है। यह हड्डी से अधिक मजबूत होता है। दांत जो होता है ना, ये हड्डी से भी क्या होता है? बहुत मजबूत होता है। ठीक ना? और पीले रंग की होती है। डेंटाइन के ऊपर इनामेल की एक कड़ी परत होती है, जो कहते हैं दांतों को सुरक्षा देते हैं। क्या करता है? डेंटाइन के ऊपर क्या होता है? इनामेल का एक कड़ी परत होता है। डेंटाइन के ऊपर क्या होता है? एक इनामेल का कड़ी परत होता है, जो क्या है? दांतों को सुरक्षा देता है। ठीक ना? देखो यहाँ पर देखो बोलता है, कहता है कि देखो जिसके ऊपर क्या था, यहाँ से दांत का प्रत्येक भीतर क्या था? अस्थि मज्जा गुहा होती है। ठीक ना? कहता है जिसके ऊपर दंतास्थि या डेंटाइन होता है। दांत के ही जैसे अस्थि मज्जा होता है ना, मज्जा, ठीक ना, जिसके ऊपर दंतास्थि या डेंटाइन होती है, जो दांत का अधिकांश भाग क्या कहते हैं? तैयार करते हैं। जितने भी दांत का जैसे छोटा सा दांत टूटता है या दांत को तैयार करता है, मतलब कि दांत टूटा फिर उसको बाहर निकालना है, होता है प्रक्रिया बच्चों में 2 बार। हम सब की भी का हुआ है ना? दांत की संख्या कितना होता है? 32 होता है। कहता है सभी को होता है, या कागो के 2 दांत कम भी होता है। ठीक ना? लेकिन लगभग में ऐसे बोला जाता है 32 ही दांत रहता भी है, 32। ठीक ना? अधिकांश भाग क्या तैयार करते हैं? यह हड्डी से अधिक मजबूत है। जो दांत का जो डेंटाइन भाग होता है ना, ये डेंटाइन भाग, ये सीधा याद रखेंगे, दांत जो होता है हड्डी से भी ज्यादा मजबूत होता है अधिकांश भाग। कहता है पीले रंग की होती है। कैसा होता है? पीले रंग की। और डेंटाइन के ऊपर इनामेल की एक कड़ी परत होती है। डेंटाइन के ऊपर कौन सा परत रहता है? एक कड़ी परत होती है, जो दांतों को सुरक्षा देता है। ठीक ना? देखो दांत को यदि अच्छी तरीका से बचाना है तो क्या करना पड़ेगा? दांत को होता है ना कि सड़ने से किसी का पिल्लू लग जाता है या सड़ जाता है, मसवड़े या छोटा छोटा कीड़ा लग जाता है, होता है ना, उसको बचाने के लिए सबसे बढ़िया तरीका है कि सीधा ना उतना ठंडा चीज खाओ, नहीं उतना गर्म चीज खाओ। ठीक ना? उससे क्या था? दांत को कमजोर अवशेष बनता है। जब दांत कमजोर होने लगा तब तो उसको ढेरी चीज में खाना स्टार्ट कर भी करेगा। ऐसे आदमी की भी देखता होगा, जो आदमी ढेर कमजोर अवस्था में पड़ जाता है ना, तो क्या हो जाता है? उसको सभी ने सताना स्टार्ट कर देता है, होता है ना। उसी प्रकार दांत के लिए, मुंह के लिए, सभी इतने को नॉर्मल चीज लो कि दांत के लिए भी सुरक्षा रहे। ठीक ना? दांत के लिए भी सुरक्षा रहे। देखो कहता है मानव शरीर का सबसे कठोर भाग क्या होता है? दांत का इनामेल होता है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट में पूछेगा। ठीक ना? मानव शरीर का सबसे कठोर भाग क्या होता है? दांतों का इनामेल होता है। ठीक ना? कहता है दांत भोजन को काटने तथा चबाने का कार्य करता है। दांत क्या करता है? भोजन को काटने और चबाने का कार्य करता है। ठीक ना? दांत ने भोजन को क्या करता है? चाहे काटता है या तो चबाने का कार्य करता है। कोई भी चीज को फाड़ना है तो क्या चीज करेगा? खोजने जाएगा कि कोई भी चीज लाओ, चाकू या कोई भी चीज, सीधा दांत में क्या करता है? चबाएगा या तो फाड़ेगा, काटेगा, काम करेगा। ठीक ना? कहता है यह एक व्यक्ति के मुंह में 32 दांत होते हैं। ठीक ना?
एक बड़ा सा व्यक्ति में उसका कितना दांत होता है? 32 दांत होते हैं, ठीक ना। कहता है दांत 4 प्रकार के होते हैं। दांत कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार होते हैं। पहला दांत का नाम क्या कहते हैं? कर्तनक या इंसाइजर। पहला दांत क्या है? कर्तनक या इंसाइजर, ठीक ना। और भेदक या कैनाइन। दूसरा क्या है? भेदक या तो कैनाइन है, ठीक ना। और तीसरा क्या? अग्र चवर्णक या तो प्रीमोलर है। अग्र चवर्णक बोलो या तो प्रीमोलर बोलो। और चौथा क्या है? चवर्णक या मोलर, जो चबाने का कार्य करता है, चवर्णक, ठीक ना। जो चिरने फाड़ने का काम होता है, कर्तनक। जानते हैं जो इसका बारी बारी से डिटेल सब दांत का क्या क्या काम भी होता है, ठीक ना। कहता है आगे, दांतों में अम्लीयता बढ़ जाने के कारण दांतों का खराब हो जाना दंत अस्थिज क्षय कहलाता है। तो दांतों में अम्लीयता, जब अम्ल की प्रक्रिया ज्यादा बढ़ जाएगा ना, दांत क्या होता है? खराब होने की प्रक्रिया ज्यादा होती है, दांत खराब होना स्टार्ट, जिसमें होता है पेरिया लगना। क्या तो उसमें अम्ल की मात्रा ज्यादा बढ़ जाता है। हम सभी जो दांत को धोते हैं क्या होता है? क्षारीय प्रक्रिया होती है। हम सभी जो दांत को जो धोते हैं, जिस मंजन को उपयोग करते हैं, वो कैसा प्रकृति होता है? क्षारीय प्रकृति। क्योंकि अम्लता को जब क्षारीय मिलता है क्या होता है? न्यूट्रल होता है, बराबर। तो जिसकी मात्रा से क्या होता है? अम्लता दूर होता है, ठीक ना। दांतों में अम्लता बढ़ जाने के कारण ये दांतों को क्या होता है? खराब हो जाना दंत अस्थिज कहलाता है। क्या कहलाता है? दांत का खराब होना दंत अस्थिज कहलाता है। अरे ग्रसनी किससे कहते हैं? कहता है मुख गुहा का पिछला भाग ग्रसनी कहलाता है। क्या कहलाता है? ग्रसनी। ग्रसनी कहता है मुख गुहा का पिछला भाग। मुख गुहा के जस्ट पीछे वाला जो भाग होता है ना, तो क्या कहलाता है? ग्रसनी कहलाता है, ठीक ना। जैसे फेरिक्स वो कहलाता है। इसमें 2 छिद्र होते हैं। क्या होता है? इसमें 2 छिद्र, एक निगल द्वार होता है, एक कंठ द्वार होता है। क्या होता है? एक निगल द्वार होता है, एक कंठ द्वार होता है। कहता है निगल द्वार किसे कहते हैं? कहता है जो आहार नाल के अगले भाग ग्रसनी में खुलता है, जो आहार नाल के अगला भाग ग्रसनी में खुलता है, वो क्या कहलाता है? निगल द्वार। और वो जानते हैं कंठ द्वार कहते हैं, जो श्वास नली में खुलता है, जो श्वास नली में खुलता है, वो क्या कहलाता है? कंठ द्वार कहलाता है। क्या चीज होता है? कंठ द्वार होता है। क्या चीज? इधर देखो, कहता है कि निगल द्वार क्या आता है? जो आहारनाल के अगले भाग ग्रसनी में खुलता है, वो क्या कहलाता है? निगल द्वार, ठीक ना। कंठ द्वार क्या आता है? जो श्वास नली में खुलता है। एक ही साथ जैसे हम सभी बोलते हैं ना कि सांस भी लेते हैं और भोजन भी करते हैं, ठीक ना। जो श्वास में कंठ द्वार क्या आता है? जो श्वास नली में खुलता है, वो कंठ द्वार होता है, ठीक ना। और जो ग्रसनली क्या आता है? जो ग्रसनी में खुलता है, वो क्या आता है? निगल द्वार होता है, ठीक ना। कोई भी चीज को निगलना। अब आगे देखो, कहता है इपिग्लोटिक्स। इपिग्लोटिक्स का जो हम सभी सांस एक ही नली से क्या करता है? भोजन भी लेते हैं, एक ही नली से क्या करता है? सांस भी लेते हैं। वो क्या करते हैं? इपिग्लोटिक्स का ही काम होता है, ठीक ना। इपिग्लोटिक्स कहता है कंठ द्वार एवं निगल द्वार के बीच एक क्या आता है? पट्टी जैसी रचना होती है, जो क्या आता है? इपिग्लोटिक्स कहलाता है, ठीक ना। देखो इपिग्लोटिक्स का काम क्या आता है? जैसे हम सभी सांस लेते हैं, ठीक ना। सांस लेते हैं तो इपिग्लोटिक्स खुल जाता है, क्या आता है? श्वास नली के रास्ता में चला जाता है, फेफड़ा में जाता है, ठीक है। उसी से के साथ हम भोजन लेते हैं। जब भोजन लेते हैं, इपिग्लोटिक्स का काम है कि जब भोजन जाने लगा तो श्वास के रास्ता को क्या करना? बंद करके रखना, ठीक ना। जब उसी कारण से जब कभी इपिग्लोटिक्स यदि खुला नहीं रहा, मन को खुला ही रह गया किसी कारण, ध्यान बस मेरा सबका ब्रेन सभी जगह नाचते रहता है। सांस का भी कम लेना है, लेकिन सांस जब भेजेगा क्या श्वास नली के रास्ता में, उसका भी कम किसका है? ब्रेन का ही सूचना देना कि इपिग्लोटिक्स को बंद करना है, चालू करना है, ठीक ना। यदि किसी कारण बस कहीं पर ध्यान में इपिग्लोटिक्स खुला ही रह गया, उसका कुछ भोजन का अंश क्या रह गया? इपिग्लोटिक्स श्वास नली में, जिस कारण से क्या होता है? हिचकी आना स्टार्ट हो जाता है, ठीक ना। किसका काम होता है? मैंने इपिग्लोटिक्स का है। तो इसीलिए कहता है कंठ द्वार एवं निगल द्वार के बीच एक पट्टी जैसी रचना होती है, ठीक ना, जो क्या होता है? इपिग्लोटिक्स कहलाता है। अब जान क्या कहता है कि देखो मनुष्य जब भोजन करता है, जब मनुष्य जब भोजन करता है, तब यह पट्टी कंठ द्वार को ढक देती है। क्या करता है? कंठ द्वार को ढक देते हैं। कंठ द्वार को बोलने का मतलब है कि सांस की रास्ता को ढक देता है और उस जो भोजन का रास्ता जाने का भोजन को पार करने देता है, ठीक ना। जिससे क्या होता है? भोजन श्वास नली में नहीं जा सकता है। और किसका काम होता है? इपिग्लोटिक्स का काम होता है भोजन के रास्ता को जाना देना, और कंठ रास्ता को क्या थी? मतलब कि श्वास नली के रास्ता को क्या करना? बंद करना। कंठ की श्वास नली रास्ता को क्या बोला जाता है? कंठ द्वार भी बोला जाता है। मनुष्य के जब भोजन करता है तब वो क्या है? यह पट्टी कंठ द्वार को ढक देती है, जिससे भोजन श्वास नली में नहीं जाता है, जिस कारण से सरकता नहीं है, हिचकी नहीं आता है, ठीक ना। देखो आगे कहते हैं मुख वहां से लार से सना हुआ भोजन निगल द्वार के द्वारा ग्रास नली में पहुंचता है, ठीक ना। कहता है कि मुख वहां से लार से सना हुआ भोजन, ठीक ना, निगल द्वार के
निगल द्वार के ग्रासी नली में पहुंचता है। ग्रास नली से होता हुआ भोजन आमाशय में पहुंचता है, ठीक ना। ग्रास नली में भोजन का पचना नहीं होता है। ग्रास नली में क्या था, भोजन का पाचन नहीं होता है। जब हम सभी भोजन करते हैं पहले समय में क्या था, मुंह में हल्का फुल्का जो पाचन होता है उसका क्या लार में मिलता है, और लार में भोजन को मिलना जरूरी होता है। जब भोजन लार में नहीं मिलेगा तब सही से उसका पाचन नहीं हो पाएगा, क्योंकि बहुत सारे जो छोटा मोटा कीड़ा मकोड़ा होता है जो हम सभी भोजन के द्वारा खा लेते हैं, जो ये सब 3 प्रकार का जो लार होता है मुंह में, यही भोजन को जितने भी कीड़े मकोड़े क्या करते हैं उसको मार देता है। होता है ना, कहीं भोजन करने में तो कोई छोटा मोटा कीड़ा चल जाता है। वैसे तो कीड़ा मकोड़ा बहुत उड़ते रहता है, इसको माइक्रोस्कोप से देखेगा तो बहुत सा रहता है ना। जैसे हम जहाँ पर कोई ना कोई पदार्थ गंदगी कर रहे हैं या वहां पर भी अपना भोजन करते हैं, लेकिन उससे छोटा छोटा कीड़ा मकोड़ा भी निकलते रहता है, पता है। उसके द्वारा मैंने किसी कारण बस अपने मुंह में चला गया, भोजन के साथ चला गया, भोजन के साथ चला जाता है। जो टैलेंट रहता है लार सब रहता है, लार नहीं क्या करता है, उस कीड़े मकोड़े को मार देता है, ठीक ना। और जो रास्ता जाता है अपना लार में मिला हुआ, ठीक ना, सना हुआ, और लार से ही अपना भोजन को पचना स्टार्ट करता है, ठीक ना। जब लार नहीं मिलेगा तो भोजन को अच्छी तरीके से पाचन नहीं कर पाएगा, इसलिए स्पीड में खाना नहीं चाहिए, नॉर्मल से खाना चाहिए, उसमें लार मिला के, ठीक ना, खाना चाहिए ना। पूरा स्पीड में भोजन को नहीं करना चाहिए, समझ, उसमें लार मिलना चाहिए। मुख गुहा से लार से सना हुआ भोजन निगल द्वार के द्वार है। जब भोजन में लार मिला, लार मिलने के बाद कहाँ जाएगा, निगल द्वार से कहाँ जाएगा, ग्रास नली में, और ग्रास नली से कहाँ भोजन पहुंचेगा, ग्रास नली से होता हुआ भोजन आमाशय में जाएगा। आमाशय मतलब कि आमाशय का देखो बायोलॉजी भाषा में आमाशय है, ठीक है। उसके बाद क्या, इसी को पेट भी बोला जाता है, ठीक ना। आमाशय में पहुंचता है, ठीक ना। ग्रास नली में भोजन का पचना या पाचन नहीं होता। ग्रास नली का रास्ता जाता है ना, उस रास्ता में भोजन का पाचन कहीं नहीं होता है। बोलेगा कि भोजन का पाचन ग्रास नली में होता है, नहीं होता है। ग्रास नली में भोजन का पाचन नहीं होता है, ठीक ना। बढ़ते हैं आगे, कहता आप जानते हैं आमाशय, ठीक ना। आमाशय को पेट बोलता है, जिसको होता है स्टोमक, ठीक ना। कहता है ये एक चौड़ी थैली जैसी रचना है जो उदर गुहा के बाईं ओर शुरू होकर अनुप्रस्थ दिशा में फैली होती है। कहता है ये एक चौड़ी जैसी थैली रचना होती है, ठीक है, जो उदर गुहा के बाईं ओर शुरू होकर अनुप्रस्थ दिशा में क्या आता है, फैले हुए रहते हैं। कहते हैं आमाशय का अग्रभाग कार्डियक कहलाता है, ठीक ना। आमाशय में 3 भाग होता है, उसमें पहला भाग क्या होता है, अग्रभाग का कार्डियक कहलाता है, तो पिछला भाग क्या होता है, पाइलोरिक कहलाता है। पिछला भाग क्या करता है, पाइलोरिक कहलाता है, ठीक ना। देखो जठर ग्रंथि, ये हो गया ना। उसका कहते हैं कि जठर ग्रंथि की कोशिकाएं 3 प्रकार की होती है। जठर ग्रंथि की कोशिकाएं कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। कहता है जो श्लेष्म या म्यूकस कोशिकाएं होते हैं, ठीक ना। एक होता है भित्तीय या अम्लजन कोशिकाएं, एक होता है मुख्य या जाइमोजिन कोशिकाएं होते हैं। ये जठर ग्रंथि की जो 3 कोशिकाएं थी ये जान गया। आगे देखते हैं, कहते हैं इन तीनों की कोशिकाएं स्राव का सम्मिलित रूप जठर रस कहलाता है। कहता है इन तीनों की प्रकार की कोशिकाएं स्राव के सम्मिलित जठर रस कहलाता है। क्या कहलाता है, जठर रस कहलाता है, ठीक ना। जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, म्यूकस और श्लेष्म निष्क्रिय पेप्सिनोजेन होता है। देखो जठर रस में जो होता है क्या क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। जठर रस में क्या क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, म्यूकस होता है, और क्या होता है, श्लेष्म या निष्क्रिय पेप्सिनोजेन होता है। क्या होता है, निष्क्रिय पेप्सिनोजेन होता है, ठीक ना। अब आगे जानते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव अम्लजन कोशिका से होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव कहां से होता है, अम्लजन कोशिका से होता है, ठीक ना। कहता है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निष्क्रिय पेप्सिनोजेन से सक्रिय पेप्सिन नामक एंजाइम में बदल जाता है। क्योंकि इसे बदलने की प्रक्रिया जो होता है इसमें तंटा जो लगता है कि क्या चीज बदल गया, कहाँ बदल गया, ये पता नहीं चलता, ठीक ना। यदि इसको 1-2 बार रिपीट करके देखेगा ना अपने खुद पता चल जाएगा, ठीक ना। देखो क्या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव अम्लजन कोशिका से होता है। ये बात पता चलेगा कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो स्राव होता है कहाँ से होता है, अम्ल से कोशिका से, अम्लजन कोशिका से होता है, ठीक। और आगे देखो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की निष्क्रिया क्या, पेप्सिनोजेन की सक्रिय पेप्सिन नामक एंजाइम में बदल जाता है, ठीक है। किस एंजाइम में बदल जाता है, पेप्सिन एंजाइम में बदल जाता है, ठीक ना। अब आगे देखो पेप्सिन भोजन को प्रोटीन पर कार्य कर उसे पेप्टोन में बदलता है। पेप्सिन भोजन को जो करता है ना क्या था, प्रोटीन को कार्य कर, प्रोटीन में जितने भोजन प्रोटीन होता है उसको पचाने का कार्य क्या करता है, पेप्टोन में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है, पेप्टोन में बदल जाता है। तो ऐसा कुछ टॉपिक होता है ना उसमें तुमको कभी कभी बोर फील भी लगेगा, ठीक ना, लेकिन ध्यान से देखेगा तो हर चीज टॉपिक समझ में आता है, ठीक ना। देखो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जीवाणुनाशक की तरह भी कार्य करता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है किस तरह कार्य करता है, जीवाणुनाशक कार्य की तरह कार्य करता है तथा भोजन के साथ अनावेल
अनाविल या आने वाला बैक्टीरिया को क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। हम बोले थे ना कि जितने भी भोजन की प्रक्रिया होता है, जब आता है जो अम्ल की प्रक्रिया होता है, ठीक ना, जितने भी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है वो जितने भी जीवाणु हमारे साथ खाना पीना के साथ आता है वे सभी कौन सा जीवाणु को मार देता है, हाइड्रोक्लोरिक ने क्या करता है, जितने भी बैक्टीरिया आए या जीवाणु आए सभी को क्या करता है, नष्ट कर देता है। ठीक ना, कौन सा पदार्थ या कौन सा अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ने। जो क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा अम्ल हमारे जीवन कीटाणु की बैक्टीरिया को या छोटा मोटा कीटाणुओं को भोजन के साथ जो आता है मार देता है, ये कौन सा प्रक्रिया होता है, कौन सा अम्ल होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। ठीक ना, कहता है म्यूकस का स्राव, म्यूकस का स्राव म्यूकस कोशिका से होता है। म्यूकस का स्राव कहां से होता है, म्यूकस कोशिका से होता है। ठीक ना, कहता है म्यूकस आमाशय की दीवार तथा जठर ग्रंथि से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा एंजाइम पेप्सिन से सुरक्षित रहता है। देखो म्यूकस जो सुरक्षित रहता है कहां कहां सुरक्षित रहता है, म्यूकस का स्राव क्या होता है, म्यूकस कोशिका से होता है। म्यूकस का स्राव स्राव में कहते हैं निकलना, ठीक ना, वहां से निकलना, ज्यादा मात्रा में कोई भी चीज में मदद करना। ठीक है, वही कहता है म्यूकस का स्राव म्यूकस कोशिका से होता है। म्यूकस का स्राव म्यूकस कोशिका से होता है। और म्यूकस आमाशय की दीवार, म्यूकस आमाशय की दीवार और जठर ग्रंथि को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जठर ग्रंथि को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और तथा एंजाइम पेप्सिन से, एंजाइम पेप्सिन से सुरक्षा होता है। बोलेगा कि एंजाइम किस चीज से सुरक्षा होता है, पेप्सिन से, और जठर ग्रंथि हाइड्रोक्लोरिक से, और म्यूकस आमाशय की दीवार से। समझा, म्यूकस किस दीवार से सुरक्षा रहता है, आमाशय की दीवार से, जठर ग्रंथि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से, और एंजाइम पेप्सिन से सुरक्षित रहता है। सुरक्षित मतलब अपना ढका हुआ आवरण रहता है। ठीक ना, समझा ना। तो किसी को जैसे मन को ठंडा से बचाता है क्या, जैकेट, अपना जितने भी गर्मीला स्वेटर होता है, उसी प्रकार सबका अपना ढका हुआ पदार्थ है ना, उसी प्रकार ये सभी का क्या है, ये सभी पदार्थ क्या है, उसका एक ढका हुआ एक सुरक्षित देने वाला आवरण होता है। ठीक ना, ये सभी क्या होता है, म्यूकस होता है दीवार का, म्यूकस होता है आमाशय की दीवार में, और जठर ग्रंथि हाइड्रोक्लोरिक का दीवार होता है। ठीक ना, एंजाइम क्या होता है, पेप्सिन से सुरक्षा ये सभी को देता है। ठीक ना, आगे जानो, कहता है मनुष्य के आमाशय में प्रतिदिन लगभग, मनुष्य के आमाशय में प्रतिदिन लगभग 3 लीटर जठर रस का स्राव होता है। कितने जठर रस का स्राव होता है, 3 लीटर जठर रस का स्राव होता है। ठीक ना, आमाशय की ग्रंथि, आमाशय की ग्रंथियों से कभी कभी अत्यधिक अम्लीय स्राव होने लगता है, जिसके कारण कहते हैं इनकी दीवार को सुरक्षित रखने वाला म्यूकस का स्राव घट जाता है। देखो म्यूकस का जब सुरक्षित उसका दीवार रखता है, उसका स्राव जब घट जाता है, उसका स्राव जब घट जाता है, ठीक ना, जिस कारण से क्या होता है, जितना उसका अम्ल का स्राव करने का है प्रक्रिया, उससे ज्यादा क्या करता है, स्राव होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक ना, आमाशय की ग्रंथि से कभी कभी, आमाशय की ग्रंथि, किस ग्रंथि से, आमाशय की ग्रंथि से कभी कभी क्या होता है, अत्यधिक अम्ल स्राव होता है। अत्यधिक क्या होता है, अम्ल का स्राव होने लगता है, जिसके कारण इनकी दीवार क्या होता है, सुरक्षित रखने वाले म्यूकस, सुरक्षित रखने वाले म्यूकस का स्राव घट जाता है। क्या हो जाता है, घट जाता है। कहते हैं ऐसी स्थिति में आमाशय की दीवार की आंतरिक स्तर में कहीं कहीं गोलाकार अंदर की ओर कुछ धसा हुआ घाव निकल जाता है। ऐसा घाव अल्सर या घाव का पेप्टिक अल्सर कहलाता है। देखो यहाँ पर ऐसा प्रक्रिया, देखो ऐसी स्थिति में आमाशय की दीवार के आंतरिक स्तर में कहीं कहीं गोलाकार अंदर की ओर क्या होता है, कुछ धसा हुआ घाव निकल जाता है। जब देखो मान लो घाव की प्रक्रिया होता है, जब घाव जाता है तो घाव धीरे धीरे अब नहीं छूटेगा, उससे देखना ना म्यूकस के रूप में कुछ ना कुछ स्राव होते रहता है, पानी जैसा निकलते रहता है, होता है ना। तो ऐसा घाव का प्रक्रिया क्या करता है, कहता वैसे व्यक्ति में जो लंबे समय तक क्या था, बिना भोजन के, जो बिना भोजन के अर्थात क्या भूखे रह जाते हैं, ठीक ना, वो उन्हें क्या होता है, पेस्टिक अल्सर होने की संभावना अधिक हो जाते हैं। जो ज्यादा दिन तक भूखा रहेगा, ज्यादा व्रत करते रहेगा, क्या है, ज्यादा व्रत करने के बाद तो कुछ ना कुछ भोजन होते रहता है। जो लगातार कुछ भोजन करवे नहीं करता है उसे क्या होता है, कौन सा अल्सर होता है, पेस्टिक अल्सर होता है, बहुत खतरनाक होता है पेस्टिक अल्सर। घाव होता है ना, घाव को क्या होता है, जब ज्यादा दिन तक वो घाव देता है क्या अल्सर में बदल देता है। और जब ज्यादा दिन तक भूखा रह जाएगा, गुस्सा के कारण से बहुत सारा आता है ना, भूखा में क्या रहता है, भूखा ढेर दिन भूखा नहीं रहना है, गुस्सा नहीं करना है, ठीक ना, नहीं तो पेस्टिक अल्सर के होने की संभावना अधिक हो जाती है। ठीक ना, आगे देखो आमाशय में प्रोटीन के अतिरिक्त, आमाशय में प्रोटीन के अतिरिक्त भोजन के वसा का भी पाचन प्रारंभ होता है। ठीक ना, कहता है कि देखो जो व्यक्ति लंबे समय तक बिना भोजन के अर्थात भूखे रहते हैं, चाहे भोजन करवे न करता है, बहुत दिन तक भूखा है किसी गुस्सा के कारण या किसी को कहीं पर
अनाजिका मैंने उसका जगह नहीं है भोजन करने का या पैसा नहीं, किसी कारणवश से भूखा रह जाता है ना, तो उसको पेस्टिक अल्सर होने की संभावना हो जाता है। जब बोले अल्सर क्या होता है, जब ढेर दिन जैसा होता है ना कि पेस्टिक अल्सर होता है। पेस्टिक अल्सर बोलने का मतलब है कि जब ज्यादा दिन तक भूखा रहता है ना, जिस तरह घाव नहीं बनता है, उसी तरह जो प्रक्रिया हर चीज को देखो भोजन करने का पचाने का प्रक्रिया होता है, ठीक ना। और जो पचाने का उसका प्रक्रिया कुछ मिलवे नहीं करेगा, एक तरह से घाव की प्रक्रिया बनाएगा, उसको तो भोजन पचाने के लिए तो चाहिए, और वो है ही नहीं उसके बाद तो क्या बनाएगा। जैसे देखो घाव होता है ना, और घाव ज्यादा दिन तक रहे तो क्या है, अल्सर बदल जाता है, पता है ना। अब भोजन को पचाने के लिए क्या चाहिए, कोई भी चीज का पोषण चाहिए, उसका भोजन चाहिए। अगर अभी नहीं करता क्या आता है, किसी पेस्टिक अल्सर में बदल जाता है। क्या चीज बदलता है, पेस्टिक अल्सर में बदलता है, और अधिक संभावना रहता है ज्यादा बदलने में, ठीक ना। निश्चित नहीं कि हो ही जाता है, कोई 7 दिन तक 10 दिन तक ही भूखे रह जाता है, ठीक ना, 20 दिन तक भी रह जाता है। पानी पीता है लेकिन, ठीक ना, लेकिन भोजन के बिना तुम 1 दिन 2 दिन 3 दिन रह सकता है, लेकिन पानी के बिना तुम भले ढेर दिन नहीं रह सकता। अब आगे देखो अमाशय में प्रोटीन के अतिरिक्त भोजन के, देखो अमाशय में क्या आता है, प्रोटीन के अतिरिक्त, प्रोटीन अमाशय में क्या आता है, प्रोटीन का पाचन होता है। प्रोटीन के साथ साथ क्या होता है, वसा का भी पाचन होता है। वसा जितने भी होते हैं ना, मेवा चीज, घी सब होता है, जितना मेवा चीज काजू किशमिश बादाम होता है, वे सभी भी अमाशय में भी पाचन प्रारंभ होता है, ठीक ना। कहाँ से, अमाशय में। कहते हैं अमाशय में प्रोटीन के अतिरिक्त भोजन के वसा का भी पाचन प्रारंभ हो जाता है। वसा बुझता है ना, जितने भी तेलियन चीज होता है, घी होता है, काजू किशमिश बादाम होता है, ये सभी क्या होता है, वसा के अंतर्गत होता है। वे सभी का भी पाचन अमाशय में प्रारंभ हो जाता है पचना, ठीक ना। कहते हैं यहाँ वसा के आंशिक पाचन एंजाइम, यहाँ वसा का जो होता है ना आंशिक पाचन होता है। क्या होता है, यहाँ वसा का आंशिक पाचन एंजाइम गैस्ट्रिक लाइपेज के द्वारा होता है। गैस्ट्रिक लाइपेज के द्वारा होता है। गैस्ट्रिक लाइपेज का वसा को वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदलता है, ठीक ना। कहता है कि अमाशय में अब भोजन का स्वरूप गाढ़े लेई की तरह हो जाता है। जब भोजन जो हर चीज प्रक्रिया चला जाता है अमाशय में, कहता है अमाशय में अब भोजन का स्वरूप गाढ़े लेई की तरह हो जाता है, ठीक ना। जैसे कायम कहते हैं, जब भोजन का हर प्रक्रिया आधा पाचन के रूप में हो जाता है, किस तरह बन जाता है, लेई। तो लेई देखा है ना, जिस तरह से प्रक्रिया हर चीज का बन के अपना हर चीज में मिल जाता है, प्रक्रिया पचा के, ठीक ना, वो कहता है लेई के रूप में हो जाता है, ठीक ना। जैसे कायम कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, कायम कहते हैं। कायम अमाशय के पाइलोरिक छिद्र के द्वारा छोटी आंत में पहुंचता है। कायम कहाँ पहुंचता है, अमाशय, कायम अमाशय के पाइलोरिक छिद्र के द्वारा छोटी आंत में पहुंचता है, ठीक ना। कहता है कि देखो छोटी आंत की प्रक्रिया जानते हैं। छोटी आंत आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। छोटी आंत क्या, आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। यह बेलनाकार रचना है। यह कैसा आकार का रचना होता है, एक बेलनाकार की रचना के आकार का होता है, ठीक ना। आकार आहार नाल के इस भाग में पाचन की क्रिया पूर्ण होती है। आहार नाल के इस भाग में, छोटी भाग में, छोटी आंत में ही भोजन का पाचन पूर्ण रूप से हो जाता है, ठीक ना। मनुष्य में इसकी लंबाई लगभग 6 मीटर होता है। मनुष्य में इसकी लंबाई, छोटी आंत की लंबाई कितना, लगभग 6 मीटर, और चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर होता है, 2.5 सेंटीमीटर होती है, ठीक ना। कहता है भिन्न भिन्न जंतुओं में छोटी आंत की लंबाई अलग अलग होती है ना। कि जब बड़ा जंतु भी है तो इसमें बोलेंगे 6 मीटर है, छोटा जंतु है तो 6 मीटर है। वैसा नहीं होता, जैसा जंतु रहता है वैसा छोटी आंत की लंबाई होता है, और चौड़ाई कितना होता है, 2.5 सेंटीमीटर, ठीक ना। कहता है भिन्न भिन्न जंतुओं में छोटी आंत की लंबाई भिन्न भिन्न होता है, अलग अलग होती है, ठीक ना। कहता है लंबाई सामान्यतः भोजन के प्रकार पर निर्भर करता है। भोजन के प्रकार का बोलने का मतलब है कि जैसा जो जीव है जैसा भोजन करता है, उसका छोटी आंत की लंबाई और चौड़ाई वैसा होता है, ठीक ना। कहते हैं जैसे शाकाहारी जंतुओं में छोटी आंत की लंबाई अधिक होती है। शाकाहारी जैसे गाय सब होता है, जानवर सब, भैंस सब होता है, वे सब क्या मांस खाता है, तो शाकाहारी होता है ना, शाकाहारी ना होता है, शाकाहारी होता है। शाकाहारी जंतुओं में छोटी आंत की लंबाई क्या होता है, अधिक होती है, ठीक ना, ताकि सेल्यूलोज का पाचन ठीक से हो सके। सेल्यूलोज का पाचन, सेल्यूलोज कहाँ पाया जाता है, पेड़ पौधा में आता है। और वे तो क्या था, घास भूसा खाता है, पेड़ पौधा खाता है ना, जो कि वे डायरेक्ट खाता है, तो बना के नहीं खाता है कि आखिर में सीधा। पेड़ पौधा क्या खाता है ताकि सेल्यूलोज का पाचन ठीक से हो सके, ठीक ना। कहता है मांसाहारी भोजन का पाचन अपेक्षा मांसाहारी, देखो यहाँ से क्वेश्चन पूछा, मांसाहारी भोजन का पाचन अपेक्षाकृत सरल होता है, ठीक ना। अपेक्षाकृत क्या होता है, सरल होता है, इसलिए मांसाहारी
इसलिए मांसाहारी जंतुओं की छोटी आंत की लंबाई कम होती है। छोटी आंत की लंबाई मांसाहारी जीव जैसे बाघ सब होता है, ठीक ना, शेर सब होता है, मांसाहारी होता है, उसकी छोटी आंत की लंबाई लगभग क्या होता है, कम ही होता है। लेकिन किससे, जो शाकाहारी जंतु है उनसे, शाकाहारी से, ठीक ना। जैसे हाथी सब होता है, कितना बड़ा जीव जंतु है, देखिए वे शाकाहारी है। शाकाहारी है, शाकाहारी क्या होता है, वो तो कुछ खाता भी नहीं, कोई मांसाहारी कुछ नहीं खाता है। लेकिन उसके तुलना में जो मांसाहारी है ना, उसकी छोटी आंत की लंबाई क्या होगी, कम होगी, ठीक ना। छोटी आंत 3 भागों ग्रहणी, ग्रहणी, जजुनम तथा इलियम में बटा होता है, ठीक ना। छोटी आंत 3 भागों में बटा हुआ, ठीक ना। ग्रहणी, हम ये बोलने, देखो ग्रहणी, जजुनम, इलियम, छोटी आंत और बड़े, देखो शाकाहारी बोले ना कि जंतु में बड़ा होता है, जितना बड़ा छोटी आंत होगा शाकाहारी का, उतना बड़ा तुम जंतु नहीं खोज सकता मांसाहारी में, हम ये बोल रहे थे, ठीक ना। अब तुम हाथी का तुलना करो, शेर का तुलना करो, तो सबसे बड़ा कौन हो जाएगा, हाथी हो जाएगा। उसका छोटी आंत क्या होगा, बहुत लंबा होगा, बड़ा होगा, ठीक ना। और शेर क्या है, उसके तुलना में छोटा है, तो उसका छोटा है, क्योंकि वो मांसाहारी जीव है, ठीक ना। मांसाहारी जीव में छोटी आंत की लंबाई क्या होता है, कम होता है, और शाकाहारी जंतु में छोटी आंत की लंबाई क्या होता है, अधिक होता है, ठीक ना। आगे देखो होता है ग्रहणी, छोटी आंत का पहला भाग है। ग्रहणी क्या है, छोटी आंत का पहला भाग है, जो अमाशय के पाइलोरिक भाग के ठीक बाद शुरू होता है। कहता है जो अमाशय के जो पाइलोरिक भाग होता है ना अमाशय में, वो ठीक उसके बाद शुरू होता है, ठीक ना। यह प्राय सी के आकार करता है, कैसा आकार करता है, सी आकार होता है। ग्रहणी में लगभग बीचों बीच एक छिद्र द्वारा एक नलिका खुली रहती है, यह खुलती है। यह नलिका दो भिन्न भिन्न नलिकाओं के आपस में जुड़ने से बनी होती है, ठीक ना। यह नलिका 2 भिन्न भिन्न नलिकाओं के आपस में जुड़ने से बनी होती है। कहता है छोटी आंत का अधिकांश भाग इलियम होता है। छोटी आंत का जो होता है ना, अधिकांश भाग क्या होता है, इलियम होता है, ठीक ना। इस भाग में भोजन का अंतिम रूप से पाचन संभव होता है। बोलेंगे भोजन का अंतिम रूप से पाचन कहाँ होता है, इलियम में होता है। कहाँ होता है, इलियम में होता है, ठीक ना। कहता है पचे हुए भोजन का अवशोषण भी छोटी आंत के इसी भाग में पूरा होता है, इसी भाग में। देखो छोटी भाग, पचे हुए भोजन का अवशोषण, पचे हुए भोजन का अवशोषण, ठीक ना, छोटी आंत के इसी भाग में होता है। कहाँ होता है, इलियम में होता है। पचे हुए देखो पचे हुए भोजन का अवशोषण छोटी आंत में कहाँ होता है, इलियम में होता है, ठीक ना। और छोटी आंत का अधिकांश भाग कहाँ होता है, क्या कहलाता है, इलियम में ही। छोटी आंत तो देखो पूरा रहता है, ठीक है, 6 मीटर जैसे बोले ना, 6 मीटर, लेकिन अधिकांश भाग 6 मीटर में किसका भाग रहेगा, इलियम करेगा, ठीक ना। और आगे देखो कहता है यकृत के बारे में जानते हैं, ठीक ना। क्या चीज, यकृत, इंग्लिश में क्या कहते हैं, लीवर बोलते हैं, ठीक है। यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। लीवर क्या है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, ठीक ना। भार करीब कितना होता है, 1.5 kg होता है। भार कितना होता है, करीब 1.5 kg होता है, ठीक ना। जो उदर के ऊपरी दाहिने भाग में अवस्थित है, ठीक ना, जो उदर के दाहिने भाग में अवस्थित है। पित्त का निर्माण यकृत करता है। पित्त का निर्माण कौन करता है, यकृत। ये क्वेश्चन पूछता है पित्त का निर्माण कौन करता है, यकृत यानी कि लीवर करता है, ठीक ना, कहता है यकृत करता है। पर पित्त पित्ताशय में जमा होता है। पित्त कहाँ जमा होता है, पित्ताशय में। पित्त कहाँ जमा होता है, पित्ताशय में। पित्त गाढ़ा एवं हरा रंग का क्षारीय द्रव होता है। पित्त कैसा रंग होता है, हरा। पित्त का रंग कैसा होता है, हरा होता है, ठीक ना। और कैसा होता है, क्षारीय होता है, अम्लीय होता है, क्षारीय होता है, ठीक ना। इसमें कोई एंजाइम नहीं होता है। इधर देखो, ये समझ नहीं आया, कहता है कि यकृत, यकृत को इंग्लिश में लीवर कहते हैं, ठीक ना। इधर देखो कहता है यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह क्या है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होता है। यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, ठीक ना। भार करीब कितना होता है, इसका वजन 1.5 kg के लगभग होता है। केजी है, 1.5 क्या है, केजी है। वजन वो इसमें केजी में नापते हैं, ठीक ना। जो उदर को आके ऊपरी दाहिने ओर में अवस्थित होते हैं, ठीक ना। उदर गुहा कहता है पित्त का निर्माण कहाँ होता है, यकृत में। पित्त का निर्माण कहाँ होता है, पित्त का निर्माण कहाँ से होता है, यकृत में, ठीक ना। कहता है पर पित्त पित्ताशय में ही जमा होता है। पित्त कहाँ पर जमा होता है, पित्ताशय में। पित्त गाढ़ा एवं हरा रंग का क्षारीय द्रव होता है। ये पूछता है पित्त का गाढ़ा या हरा रंग होता है, लाल रंग होता है कि हरा रंग होता है,
ठीक ना, हरा रंग होता है। क्षारीय द्रव होता है, कैसा द्रव होता है? एक क्षारीय द्रव होता है। इसमें कोई एंजाइम नहीं होता। इसमें क्या कोई एंजाइम रहता है? पित्त में कोई भी एंजाइम नहीं होता है, ठीक ना। आगे चलो, पित्त के निम्नलिखित दो मुख्य कार्य होते हैं। पित्त का मुख्यतः कितना कहता है? मुख्य रूप से दो ही कार्य होता है, ठीक ना, जानते हैं। पित्त आमाशय से ग्रहणी में आए अम्लीय कायम कोई अम्लता को नष्ट कर उसे क्षारीय में बना देता है। देखो, पित्त आमाशय से आता है ना, ग्रहणी में आए अम्लीय कायम, जितने भी अम्लीय कायम के रूप में जितना भी भोजन आता है, ठीक ना, वो क्या कहता है? अम्लता को, जितने भी ज्यादा अम्लता है वो नष्ट कर क्या कहता है? क्षारीय में बना देता है। जब मान लो कि ज्यादा होता है ना कि नहीं पचने के बाद कहता है अम्लता ढकार होता है, ध्वनि ढकार बोलता है, ठीक ना, होता है। उसमें क्या करता है? अम्ल की मात्रा ज्यादा होता है। उसमें क्या? अम्ल की मात्रा ज्यादा होता है, ठीक ना। और उसमें देखो, जितने भी यदि खट्टा पदार्थ खाते हैं, जितने अम्लीय पदार्थ खाते हैं, और उसमें को क्षारीय बनने की प्रक्रिया कौन करता है? पित्त करता है। कौन करता है? पित्त करता है। इसलिए कहता है कि अम्लता, जितने भी अम्ल पदार्थ ज्यादा मात्रा में जाता है वो नष्ट कर क्या करता है? क्षारीय बना देता है, ताकि अग्नाशय के रस के एंजाइम ऊपर या उस पर क्रिया कर सके, उस पर क्रिया कर सके, ठीक ना। आगे देखो, पित्त के लवणों की सहायता से भोजन के वसा का विखंडन तथा पाइसीकरण होता है, ताकि वसा को तोड़ने वाले एंजाइम उस पर आसानी से क्रिया कर सके, ठीक ना। देखो, इसमें दूसरा पॉइंट में पित्त की लवणों की सहायता से, पित्त की लवण की सहायता से, ठीक ना, भोजन के वसा की विखंडन तथा पाइसीकरण होता है, ठीक है, ताकि वसा को क्या है? तोड़ने में या तोड़ने वाले एंजाइम उस पर आसानी से क्रिया कर सके। जितने भी देखो, जितने भी पदार्थ होता है तोड़ने वाला जाते पचाने के स्टार्ट होता है, ठीक ना। उसे वसा को तोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? उससे पहले कुछ ना कुछ प्रक्रिया करना पड़ेगा। वह कहता है पित्त जो लवण की सहायता से होता है ना, भोजन को क्या कहते हैं? वसा का विखंडन करता है। भोजन को क्या करता है? विखंडन। विखंडन में कुछ तोड़ने फोड़ने का प्रक्रिया करता है, ठीक ना। यह क्या करता है? पाइसीकरण होता है। क्या करता है? पाइसीकरण होता है, ताकि वसा को, ताकि वसा पदार्थ ऐसा होता है ना, तेलियन चीज, वो जल्दी पचता नहीं है, ठीक ना, ताकि वसा को क्या करे? तोड़ने में एंजाइम उस पर आसानी से क्रिया कर सके। जब वसा को पचाने का कार्य किसका होता है? वसा को पचाने का कार्य किसका होता है? एंजाइम का होता है, ठीक ना। और उस पर आसानी से क्रिया कर सके। क्रिया करने वाले ये आसानी से प्रक्रिया करके वसा को पचा सकता है। कौन? एंजाइम भी, ठीक ना। जब उसमें पित्त लवण की सहायता करता है तब, पित्त ने भी लवण की सहायता करता है तब, ठीक ना। अब आगे देखो, अग्नाशय के बारे में। क्या चीज? अग्नाशय। अमाशय की ठीक नीचे तथा ग्रहणी को घेरे पीले रंग की एक ग्रंथि होती है, उन्हें क्या कहते हैं? जो अग्नाशय कहलाता है। क्या कहलाता है? अग्नाशय कहलाता है। अग्नाशय में अनेक अग्नाशयी रस में ट्रिप्सिन होता है। देखो, अग्नाशय में अनेक प्रकार के क्या होता है? अग्नाशयी रस होता है। अनेक प्रकार के अग्नाशयी रस होता है, जो कि क्या कहता है? ट्रिप्सिन होता है, इमाइलेज होता है, इमाइलेज होता है, लाइपेज होता है, और न्यूक्लियस से होता है। नमक एंजाइम पाए जाते हैं, ठीक ना। क्या क्या एंजाइम पाया जाता है? ट्रिप्सिन पाया जाता है, इमाइलेज पाया जाता है, लाइपेज पाया जाता है, और न्यूक्लियस नमक एंजाइम पाया जाता है, ठीक ना। कहता है इसमें इंसुलिन नामक हार्मोन निकलता है। इससे क्या निकलता है? अग्नाशय से इंसुलिन नामक हार्मोन निकलता है, ठीक ना। हार्मोन निकलता है। इस हार्मोन की कमी से मधुमेह नामक रोग होता है। इंसुलिन नामक हार्मोन निकलता है। जब इंसुलिन नामक हार्मोन कम निकलना स्टार्ट हो जाता है, तब कौन सा रोग होता है? मधुमेह नामक रोग हो जाता है, ठीक ना। आगे देखो, बड़ी आंत। बड़ी आंत का तो कोई खास कारण होता है, लेकिन बड़ी आंत बोलने का तो ये चौड़ाई उसका ज्यादा होता है, ठीक ना। इसलिए छोटी आंत आहार नाल के अगले भाग बड़ी आंत में खुलती है, ठीक है। छोटी आंत का आहार नाल जो होता है, छोटी आंत या आहार नाल के जो अगला भाग होता है वो बड़ी आंत में खुलती है, ठीक ना। कहता है बड़ी आंत दो भागों में बटा होता है। बड़ी आंत कितने भागों में बटा रहता है? दो भागों में बटा रहता है। यह भाग कोलन तथा मलाशय या ट्रैक्टम कहलाते हैं। ये कौन कौन भाग कहलाता है? एक कोलन कहलाता है, दूसरा मलाशय या तो रेक्टम कहलाता है, ठीक ना। कहता है छोटी आंत तथा बड़ी आंत के जोड़ पर एक छोटी नली होती है। कौन सी नली होती है? एक छोटी नली होती है, ठीक ना, जो सीकम कहलाता है। वो क्या कहलाता है? सीकम कहलाता है, ठीक ना। सीकम के शीर्ष पर एक अंगुली जैसी रचना होती है। सीकम के शीर्ष पर कैसी रचना होती है? एक अंगुली जैसी रचना होती है, ठीक ना, जिसका सिरा बंद होता है। यह रचना एपेंडिक्स कहलाता है। क्या कहलाता है? अपेंडिक्स कहलाता है। सीकम के शीर्ष पर, किसके शीर्ष पर? सीकम के शीर्ष पर एक अंगुली जैसी रचना होती है। कैसी रचना होती है? अंगुली जैसी रचना होती है, जिसका सिरा बंद होता है। इसका सिरा क्या होता है? बंद होता है, ठीक ना।
और यह रचना क्या कहलाता है? अपेंडिक्स कहलाता है। इसका ना तो बहुत सारे अपेंडिक्स का, अपेंडिक्स देखो एक अपसेसीय अंग होता है। अपेंडिक्स क्या होता है? एक अपसेसीय अंग होता है जिसको काट के भी निकाल भी दिया जाता है। बहुत सारे अपेंडिक्स बीमारी होता है, जिसको अपेंडिक्स के कारण जो बीमारी होता है उसको अपेंडिक्स के काट के भी निकाल दिया। अब इसलिए बोलता है अपेंडिक्स, ये क्वेश्चन पूछता है अपेंडिक्स कौन सा अपसेसीय अंग मतलब कि उत्पाद के रूप में बाहर भी निकाला जाता है, जो अपेंडिक्स होता है। डॉक्टर इसको ऑपरेशन के द्वारा बाहर भी निकाल देता है, जिससे इससे बीमारी होता है। तब कहते मनुष्य के आहार नाल में अपेंडिक्स का कोई कार्य नहीं होता है। तो है ना, मनुष्य के आहार नाल में अपेंडिक्स का कोई कार्य नहीं होता है। ऐसा बोलो कोई अंग है जो कि शरीर में कम नहीं है उस अंग का? हाथ बोलेगा हाथ नहीं रहेगा तो हम सब लिख कैसे पाएंगे, खा कैसे पाएंगे? आंख रहेगा तो आंख से देख नहीं पाएंगे, कान के बिना सुन नहीं सकता है, ठीक ना, आंख के बिना देख नहीं सकते हैं, ठीक ना, मुंह के बिना खा ही नहीं सकते हैं, बोल नहीं सकते हैं, जी के बिना दांत भी टूट जाएगा तो बोल नहीं पाएगा। लेकिन बाल फालतू है तो बाल को कोई जरूरी भी थोड़ा है, लेकिन अपेंडिक्स ऐसा शरीर का अंतांग, शरीर का अंतांग क्या है? अपेंडिक्स है, जो शरीर में कार्य नहीं होता है, ठीक ना। देखो अपेंडिक्स एक अपसेसीय अंग है, ये पूछता है क्वेश्चन, याद रखेगा, ठीक ना। अपसेसीय अंग कौन सा है? अपेंडिक्स।